नमस्कार बच्चों, आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को दीक्षम क्लासेस में स्वागत है। तो आज के इस वीडियोस में हम लोग संकल्प बैच की शुरुआत करने वाले हैं जो जैक बोर्ड 2027 को टारगेट कर रही है। तो जो भी विद्यार्थी अभी क्लास 12th में पढ़ रहे हैं या फिर जो अभी क्लास 11th को पास आउट करके आए हैं और जो तैयारी करना चाहते हैं जैक बोर्ड 2027 को, तो वो सभी विद्यार्थियों के लिए ही यह बैच लॉन्च किया गया है जिसका नाम है संकल्प बैच। ये 2027 में होने वाली बोर्ड परीक्षा को ही टारगेट कर रही है। ओके, तो आज हम लोग संकल्प बैच के पहला वीडियोस में पहला लेक्चर्स में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को स्वागत है। तो आज के इस वीडियोस में हम लोग समझेंगे कि आखिर हम लोग क्या क्या ध्यान रखेंगे जिससे हमारा क्लास 11th की तरह क्लास 12th ना जाए। कहने का मतलब ये है कि आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को जिस प्रकार से क्लास 11th में प्रॉब्लम फेस करने को मिला है, आप भी चाहते हैं कि हमें उस प्रकार के प्रॉब्लम फेस करना दोबारा ना पड़े। हम लोग एक बेहतरीन तरीक़ा से शुरुआत करना चाहते हैं क्लास 12th का, जिससे हमारा हर एक कॉन्सेप्ट समझ आए, हर एक चीज़ों को अच्छे से हम लोग कवर कर सके, जिससे हमारा मार्क्स बेहतरीन से बेहतर देखने को मिल सके। तो आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को मैं यहाँ पे गाइड करूँगा कि आप सभी विद्यार्थियों को क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है। जब हमारे साथ आप सभी लोग केमिस्ट्री की शुरुआत करोगे तो आपको क्या क्या फोकस करना अनिवार्य है, जिससे आप सभी विद्यार्थियों को केमिस्ट्री में इंटरेस्ट आ जाएगा। आपको लगेगा ही नहीं कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट जिससे हम लोग डरा करते थे, जिससे हम लोग दूर भागा करते थे, आज हम लोगों को वही सबसे फेवरेट सब्जेक्ट बन करके रह गया है। तो हम लोग ये चीज़ को कैसे मुमकिन करेंगे? हम लोग जो क्लास 11th को ख़राब कर चुके हैं, हम लोग कैसे क्लास 12th को अच्छे तरीक़े से मैनेज कर पाएंगे, ये सारी बातें हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो आज का ये वीडियो संकल्प बैच 2027 का पहला लेक्चर्स होने वाला है। यहाँ से हम लोग क्लासेस को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्लास 12th का सिलेबस को। क्लास 12th में आखिर हम लोग का सिलेबस क्या है, कितने चैप्टर्स है, किन किन चैप्टर्स को किन किन डिपार्टमेंट में डिवाइड किया गया है, ये सारी बातों को हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस को ख़त्म करते हैं कि क्या क्या सिलेबस है। उसके बाद हम लोग कुछ ज़रूरी बातें हम लोग करेंगे कि क्या क्या हम लोगों को गलतियाँ नहीं करनी है। और आप लोग जब हमारे लेक्चर्स को फॉलो करोगे तो फॉलो करने के दौरान आपको क्या क्या ध्यान रखना है, आपको किस तरह से आगे बढ़ना है, जिससे आपको एक भी प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। तो आओ हम लोग शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर्स को। तो जैसा कि आप टॉपिक को देख पा रहे हैं कि हम लोग क्लास 12 का केमिस्ट्री की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो हम लोगों का जैक बोर्ड एग्ज़ाम 2027 को टारगेट करने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग केमिस्ट्री की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले सिलेबस का बात हो जाना चाहिए कि हम लोगों को टोटल चैप्टर्स कितना है, कौन कौन चैप्टर्स हम लोग को ज़्यादा मायने रखता है, उसको कौन सा ब्रांच में इंक्लूड किया गया है, ये सारी बातें हम लोग एक एक करके करने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री हम लोगों को 3 ब्रांच में बांटा गया है। कितने ब्रांच में? 3 ब्रांच में। जैसे हम लोग क्लास 10th में बात करते थे तो वहाँ पे साइंस आता था, तो साइंस को 3 भाग में बांटा गया था। कौन कौन सा? केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिर हम लोग को था फिजिक्स। लेकिन जब हम लोग केमिस्ट्री की बात करते हैं तो आगे हम लोग जैसे 11th और 12th में आते हैं, इसको फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन सा ब्रांच इसको बोला जाता है? तो सबसे पहले केमिस्ट्री का जो पहला ब्रांच होता है, जिसका नाम होता है फिजिकल केमिस्ट्री। तो पहला ब्रांच का नाम क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल का मतलब ही होता है कैलकुलेशन। क्या चीज़? कैलकुलेशन। मतलब हम लोग जो फिजिकल केमिस्ट्री में जो बात करेंगे ना, वो सिर्फ और सिर्फ हम लोग केमिस्ट्री में कैलकुलेशन वाला पोर्शन को देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? हम लोग यहाँ पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हम लोग देखने वाले हैं। तो उस ब्रांच का नाम क्या रखा गया है? फिजिकल केमिस्ट्री। उसके बाद केमिस्ट्री को जो सेकेंड पार्ट में डिवाइड किया गया है, उस ब्रांच का नाम क्या है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या बोला गया उसे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ पर जो हम लोग बात करने वाले हैं ना, तो जैसे हम लोग पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, क्या बात करते हैं? पीरियोडिक टेबल।
तो पीरियोडिक टेबल में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे कार्बन भी होता है और कार्बन के अलावा भी बहुत सारे एलिमेंट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हम लोग को दिखाई देते हैं ना पीरियोडिक टेबल में, वो सारे एलिमेंट्स हम लोग पढ़ते हैं कहाँ पे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। कहाँ पे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। लेकिन वही जब हम लोग पूरा पीरियोडिक टेबल में सिर्फ और सिर्फ कार्बन के बारे में जहाँ पे पढ़ा जाता है, कार्बन से मिलने वाले कंपाउंड के बारे में जहाँ पे पढ़ा जाता है, उस ब्रांच को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग कार्बन से मिल करके बने हुए कंपाउंड के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। अब कार्बन से भी मिलने वाले कंपाउंड दो तरह से हम लोग को देखने को मिलता है, तो किसको हम लोग ऑर्गेनिक में हम लोग शामिल करेंगे, किसको ऑर्गेनिक में शामिल नहीं करेंगे, ये सारी बातें हम लोग जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत करेंगे वहाँ पे हम लोग समझ लेंगे। तो बेसिकली जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे वो हर एक एलिमेंट के बारे में बात करते हैं जो पीरियोडिक टेबल में हम लोग को शामिल होता है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनिक का, तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग को कार्बन वाला ही कंपाउंड के बारे में जिक्र करते हैं, ओके। तो हम लोग सबसे पहले जो बात करेंगे वो बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री का, कि फिजिकल केमिस्ट्री में कितने चैप्टर्स मिलेंगे। जैसे अभी हम लोग समझ गए केमिस्ट्री हम लोग को टोटल 3 ब्रांच में तोड़ा गया है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। यहाँ पे हम लोग पूरा रिएक्शंस वगैरह इस सब के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। ऑर्गेनिक चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में कि कितने चैप्टर्स अवेलेबल हैं। तो आपको सबसे पहले ये बता दूं कि क्लास 12th में आपके पास टोटल जो चैप्टर्स है वो सिर्फ और सिर्फ 10 चैप्टर ही पढ़ना है। कितने पढ़ना है? सिर्फ और सिर्फ 10 चैप्टर ही पढ़ना है। तो अगर आप लोग खुद में भी ये ठान लोगे ना कि हम हर एक मंथ में एक चैप्टर समाप्त करेंगे, फिर भी आपके पास कितना मंथ हुआ? सिर्फ और सिर्फ 10 मंथ। एग्ज़ाम कब होता है? 1 साल में। इसका मतलब सर हमारे पास फिर भी 1 से 2 मंथ बचेंगे। तो समझ लो कि अगर 1 महीना एक चैप्टर्स में दे रहे हो, तो सोचो कि अगर हम लोग इस प्रकार से भी बांटेंगे ना कि 1 महीना में एक चैप्टर पढ़ेंगे, तो भी आप लोग अक्टूबर से नवंबर तक ख़त्म कर लोगे पूरा सिलेबस को। और अगर 1 मंथ में एक चैप्टर को भी अगर टारगेट करते हो, तो सोचो एक चैप्टर को कितना बेहतरीन तरीक़ा से पढ़ा जा सकता है, कितना बेहतरीन तरीक़ा से उसको रिवीजन किया जा सकता है। और सोचो कि उस चैप्टर में हम लोग कितना ज़्यादा कमांड रख सकेंगे। उससे अगर हम लोग को कुछ भी सवाल पूछेगा तो वो क्या लगता है कि हमसे कुछ छूट भी सकेगा? बिल्कुल भी नहीं। खैर, हम लोग 1 मंथ में एक चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, बल्कि 1 मंथ में 1 से ज़्यादा भी चैप्टर हम लोग को ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे हम लोग सिलेबस जल्दी ख़त्म कर सकें, ओके। लेकिन फिर भी आप सोचो कि हम लोगों को प्रत्येक मंथ को भी अगर एक चैप्टर के लिए छोड़ देंगे ना, फिर भी हम लोग समय से पहले चैप्टर को समाप्त कर लेंगे, चैप्टर का रिविजन्स भी कर सकेंगे, चैप्टर में लोग बेहतरीन प्रदर्शन कर सकेंगे, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना। आपके पास जो क्लास 12th में जो टोटल चैप्टर्स रखे गए हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ 10 चैप्टर रखा गया है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही शानदार है, बहुत ही आसान है, जिसमें आप लोग फुल में फुल मार्क्स उठा सकोगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री का। तो फिजिकल केमिस्ट्री में टोटल 3 चैप्टर्स को शामिल किया गया है। टोटल कितना चैप्टर? 3 चैप्टर को शामिल किया गया है। अब वो कौन कौन चैप्टर है? तो वो पहला चैप्टर का नाम है सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस सर हम लोग कुछ ना कुछ तो इसको सुने हुए हैं। कहाँ पे सुने हो? हाँ ठीक, जैसे हम लोग क्लास 9th में पढ़ा करते थे, विले, विलायक, विलियन। हाँ भाई, वही चीज़ हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, सॉल्यूशन। बस उसका एक बड़ा रूप हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे बहुत सारे कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पर हम लोग जो विले, विलायक जो होता था, जिसको सॉल्यूट, सॉल्वेंट बोलते हैं, वो सॉल्यूट, सॉल्वेंट के बारे में पूरे डिटेल में समझेंगे। उसका कैलकुलेशन करना सीखेंगे कि वहाँ पे कितना अमाउंट में प्रेजेंट है, उसका वॉल्यूम कितना प्रेजेंट है। ये सारी बातें, बहुत कुछ हम लोग करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सॉल्यूशंस एक बहुत बड़ा रूप है जिसको हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग का जो पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर का नाम क्या है? सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे वही जैसे तुम लोग शरबत उरबत बना देता है, तो वो भी क्या है? सॉल्यूशन है। तो उसी प्रकार का चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। फिर हम लोग को जो सेकंड चैप्टर है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री।
इलेक्ट्रो का मतलब ही हो जाता है कहीं ना कहीं करंट वगैरह इस सब का बात। तो यहाँ पे जो हम लोग बात करने वाले हैं वो करंट वगैरह के बारे में बात करेंगे, करंट वगैरह के बारे में जिक्र करने वाले हैं, जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो सेकंड चैप्टर का नाम क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फिर हम लोग चलते हैं थर्ड चैप्टर की तरफ। थर्ड चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कहीं पर भी केमिस्ट्री में, जैसे कहीं लैब चले गए, लैब में जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शंस वगैरह करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग बॉडी में, हम लोग का भी बॉडी के अंदर क्या होता है, रिएक्शन चलता रहता है। जैसे डेली देखो खाना खाते हो तो वो पच कैसे जाता है, अरे भाई डेली तुम खाना खा रहे हो, ऐसा थोड़ी कि पेट में सब कुछ भरा रहता है, नहीं, वो तो कहीं ना कहीं तो वो डिकम्पोज हो रहा है। वो डिकम्पोज कैसे हो रहा है, कितना स्पीड से हो रहा है। तो हम लोग केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं कि कोई भी जो केमिकल रिएक्शंस होता है वो रिएक्शंस को होने में कितना समय लग रहा है, या फिर हम लोग ये देखेंगे कि अगर ये इतना समय हम लोग छोड़ देते हैं तो इतना समय में अगर हम लोग देखना चाहेंगे कि वो रिएक्शंस कितना कंप्लीट हुआ है, वो सारी चीज़ों की जानकारी कौन देगा हम लोग को, केमिकल काइनेटिक्स। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शंस को जानना कि वो कब होगा, कितना होगा, उस समय कितना अमाउंट हमारा ख़त्म हो गया होगा, कितना अमाउंट बचा होगा, ये सारी चीज़ों की जानकारी कौन देता है, हमारा केमिकल काइनेटिक्स। तो ये तीनों चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पे हम लोग डेली लाइफ को देखते हुए हम लोग पूरा अच्छे से समझने की प्रयास करेंगे। आप सभी लोग हर एक कॉन्सेप्ट को फील कर सकोगे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, हम कैसे इसको अप्लाई करेंगे, सारी बातें। और यहाँ पे जानते हो बहुत सारा न्यूमेरिकल पूछता है, बहुत सारा न्यूमेरिकल। जो आप लोग क्लास 11th में न्यूमेरिकल से डरते थे ना, यकीन करो मेरे साथ रहने के बाद आपको एक भी ऐसा नहीं होगा जहाँ पे आपको न्यूमेरिकल में डर लग रहा हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे से पढ़ने के बाद आपको केमिस्ट्री में, चाहे वो न्यूमेरिकल की बात हो, चाहे वो रिएक्शंस की बात हो, कुछ भी चीज़ों में आपको प्रॉब्लम हो, ये हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो आप लोग पेशेंस रखना, ध्यान से बस सुनते जाना, ध्यान से सिर्फ लिखते चलना, पढ़ते चलो, एक भी जरा सा आपको दिक्कत नहीं आएगा। तो जैसा कि हम लोग देखें फिजिकल केमिस्ट्री, तो फिजिकल केमिस्ट्री में टोटल कितना चैप्टर है, 3 चैप्टर। क्लियर है, बहुत ही मज़ेदार लगेगा, बहुत आसान चैप्टर है। उसके बाद हम लोग मूव करते हैं किधर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। अब ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल कितने चैप्टर हैं, 2 चैप्टर। टोटल कितने चैप्टर हैं, 2 चैप्टर, जिसमें से पहला चैप्टर जो है उसका नाम क्या है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। जैसे कि आप लोग क्लास 11th में भी पीरियोडिक टेबल पढ़े हैं, पीरियोडिसिटी चैप्टर में, ठीक है। वहाँ पे आप लोग देखे होंगे कि टोटल पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप हम लोग को दिखाई देते हैं। तो टोटल आप देखो मतलब कितने ब्लॉक हैं, तो टोटल आप देखे होंगे कि 4 ब्लॉक है। कौन कौन, एक होता है एस ब्लॉक, होता है पी ब्लॉक, फिर होता है डी ब्लॉक, और लास्ट में क्या होता है, एफ ब्लॉक। तो हम लोग जो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं ना क्लास 12th में, वो टोटल 2 ब्लॉक के बारे में पढ़ने वाले हैं। कौन कौन, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। तो उसमें जितने एलिमेंट्स हैं ना, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करते हैं यहाँ पे। तो हम लोग को जो पहला चैप्टर है ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो है डी एंड एफ ब्लॉक। हम लोग क्लास 11th में जो पढ़ते हैं वो रहता था एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, ओके। यहाँ पे पढ़ना हम लोग को डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। हालांकि पहले रहता था ये सारा कुछ एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, अब तो वो भी सिलेबस से हटा दिया गया क्लास 11th में। तो अब जो पीरियोडिक टेबल में जो बच जाता है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, ये सारी चीज़ें हम लोग फिर कहाँ पढ़ेंगे, जब हायर स्टडीज़ करेंगे, जब ग्रेजुएशन वगैरह सब करने लग जाएंगे 12th के बाद, तो वहाँ पर अब पढ़ा जाता है। पहले क्या था, पहले हम लोग को एस भी था, पी ब्लॉक भी था हम लोग को पढ़ना, लेकिन अब वो 2024 से सिलेबस को हटा दिया गया है पूरा एनसीईआरटी बुक से, ओके। तो अभी सिर्फ हम लोग को पढ़ना है, वो पढ़ना है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। बहुत बेहतरीन लगेगा पढ़ने में, बहुत आसान चैप्टर है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या पढ़ेंगे हम लोग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यहाँ पे बहुत ही अजीबोगरीब हम लोग को क्या बनता है, कंपाउंड बनता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, देखने में बहुत ही विचित्र लगेंगे देखने में। तो वो सारे कंपाउंड्स को हम लोग यहाँ पे अध्ययन करेंगे। यहाँ पे हम लोग वो सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। देखने में भले कॉम्प्लेक्स लगेगा, बहुत अजीब लगेगा, पढ़ने में मज़ा आएगा, ठीक है, क्योंकि मेरे साथ पढ़ोगे तो उतना डिफ़िकल्ट होगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 ही चैप्टर पढ़ना है, एक है डी एंड एफ ब्लॉक, उसके बाद हम लोग को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है।
सबसे ज़्यादा जो चैप्टर्स पढ़ना है वो तीसरा ब्रांच में, जिसका नाम है ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल हम लोग को कितना चैप्टर्स पढ़ना है? 5 चैप्टर। टोटल कितना चैप्टर पढ़ना है? 5 चैप्टर। अभी हम लोग देख रहे हैं कि 3 गो इसमें, 2 गो इसमें, टोटल कितना? 5। मतलब जितना इधर पढ़ रहे हो 2 ब्रांच को मिला करके, उतना तुम्हें अकेले पढ़ना पड़ता है। कहाँ पे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ओके, यहाँ पर बच्चों का बहुत सारा प्रॉब्लम क्या? अगर आप लोग 11th क्लास को अच्छे से नहीं पढ़े हो और अगर डायरेक्ट हम लोग शुरू कर देते हैं कहाँ पे? क्लास 12 को पढ़ाना, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। वही अगर आप लोग फिजिकल की बात करो, वही अगर आप इनऑर्गेनिक की बात करो, तो यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है कि आप 11th क्लास पढ़े हो नहीं पढ़े हो। अगर पढ़े हो तो बढ़िया बात है, थोड़ा अच्छा लगेगा और पढ़ने में। नहीं भी पढ़े हो फिर भी इसको संभाल लोगे। लेकिन जब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बिना 11th क्लास के कंसेप्ट को क्लियर किए आप 12th क्लास का कुछ भी हैंडल नहीं कर पाओगे। मतलब सारा जो खेल है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो डिफ़िकल्टी लेवल जो हम लोग को अराइजेस होना स्टार्ट होता है, वो कहाँ पे होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो सर फिर हम लोग कैसे करेंगे? हम लोग को तो 11th क्लास ही ख़त्म हो चुका है सर, हम लोग तो क्लास 11 को ढंग के पढ़े ही नहीं है। तो सर हम लोग इसका मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को नहीं पढ़ पाएंगे। और सर देखने में भी लग रहा है कि सर इसमें तो टोटल 5 चैप्टर है। मतलब सर अगर हम लोग 70 नंबर का एग्ज़ाम होगा तो क्या सर इधर से 35 होगा? सर क्या इधर से 35 नंबर होगा? आपका कहना सही है, लेकिन ऐसा सही नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शनल्स होते हैं। लेकिन हाँ, ये कहना सही होगा, नंबर के बेसिस पे आप डिफाइन नहीं करोगे, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप पढ़ने के ऊपर अगर डिसाइड कर रहे हो कि हाँ सर जितना हम लोग को इधर प्रेशर सहना पड़ेगा, क्या उतना ये दोनों ब्रांच को मिलाने के बाद ये अकेले ब्रांच उतना सहेगा, उतना प्रेशर हम लोग को यहाँ पे मिलने वाला है? बिल्कुल। जितना इधर दोनों ब्रांच को ख़त्म कर लोगे, उतना मेहनत इसमें अकेला तुम्हें करना पड़ेगा, ये 5 चैप्टर्स मिला करके। तो इसका मतलब सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग से नहीं हो पाएगा क्या? मैं स्टेटमेंट पहले ही दे चुका हूँ कि आप लोग मेरे साथ पढ़ रहे हो। मेरे साथ पढ़ने के बाद अगर केमिस्ट्री में आपको डर लग रहा है, मेरे साथ पढ़ने के बाद अगर आपको ये लग रहा है कि ये सवाल बहुत जटिल है, इस सवाल को मैं सॉल्व नहीं कर पाऊँगा, तो इसका मतलब मेरा पढ़ाना पूरा व्यर्थ चला जाएगा। और ऐसा मैं होने नहीं दूँगा, और ना ही मैं पिछले 5 वर्षों में ऐसा होने दिया। तो आप लोग मुझ पर भरोसा रखो कि मैं पहले ही आपको स्टेटमेंट दे दिया हूँ कि आप सभी लोग जैसे क्लास 11th में ख़राब कर चुके हो और आपके माइंडसेट में ये बैठ चुका है कि हाँ हम लोग तो 11th को पढ़े नहीं ढंग से, तो इसका मतलब हमारा क्लास 12 भी ख़राब चला जाएगा। तो इस बात को आप यहाँ से इरेज कर दो, उसको हमेशा के लिए ख़त्म कर दो, और वहाँ पे एक नए चीज़ों को आप वहाँ पे डाल दो। क्या डाल दो वहाँ पे? कि अब हमारे पास अमित सर मिल चुके हैं और अमित सर बोल चुके हैं कि हमें 11th क्लास कंप्लीट था या नहीं था। अमित सर बोले कि हमारे लिए यह मैटर नहीं करता है, हम लोग एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं, नए तरीक़ों से पढ़ने जा रहे हैं, हमें 11th क्लास से कोई लेना देना नहीं रहेगा। जो चीज़ें हमें क्लास 11th में पढ़नी थी, जो चीज़ों की हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, मैं पहले वो सारी चीज़ों को आपको पहले पढ़ाऊँगा, उसके बाद ही मैं क्लास 12 की तरफ मूव करूँगा। तो आपके पास ये जो डर था कि हम लोग क्लास 11 को बेहतरीन तरीके से पढ़े नहीं, हमें एग्ज़ाम भी जैसे तैसे पार कर दिया, तो हम 12th में संभाल पाएंगे कि नहीं संभाल पाएंगे, इन बातों से जो आप लोग पूरा दिन रात जो डर रहे थे, ये डर को ख़त्म कर दो, क्योंकि आप लोग मेरे साथ पढ़ रहे हो। और मेरे पास जितने भी विद्यार्थी आज तक पढ़े हैं, उनका ना फिजिकल में टेंशन हुआ, ना इनऑर्गेनिक में टेंशन हुआ, और ना ही जो ये देख करके जो तुम डर रहे हो इसमें डर रहता है। सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाता है। हाँ, इसके लिए कुछ कुछ चीज़ें आपको ध्यान देना पड़ेगा। मैं जैसे जैसे करवाते चलूँगा, मैं जहाँ पे आपको रिवीजन करने के लिए बोलूँगा, जहाँ पे मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के, ऐसे सब कुछ आराम आराम से पढ़ाने वाला हूँ, पूरा बिंदास तरीके से। आपके पास पूरा 1 साल है,
मैं बोला ना कि एक चैप्टर में अगर 1 महीना भी दे दोगे ना, फिर भी तुम समय पे चैप्टर को ख़त्म कर लोगे। तो प्रेशर आपका तो बिल्कुल होने ही वाला नहीं है। हम लोग जो सिलेबस ख़त्म करेंगे वो अक्टूबर तक ख़त्म करेंगे। पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस इतना करेंगे कि पूरा धुआंधार कर दोगे हर एक चैप्टर को। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगा चैप्टर्स में, चाहे वो फिजिकल हो, इनऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनिक हो। और मैं बोला ना कि जैसे मैं अभी यहाँ पे स्टेटमेंट दिया कि आपको फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये दोनों में क्लास 11th में कोई ज़रूरी नहीं होता है कि आप क्या पढ़े हो नहीं पढ़े हो, क्योंकि यहाँ पे अलग दुनिया से चलोगे और यहाँ पे क्लास 11th का उतना लेना देना नहीं है। यहाँ पर टैकल कर लोगे, यहाँ पे अपने आप को संभाल लोगे। वही जब हम लोग बात करते हैं ना इन मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो यहाँ पे 11th क्लास की चीज़ों को जानना ज़रूरी होता है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना होता था, जैसे कि नोमेनक्लेचर, जैसे कि आइसोमेरिज्म, जैसे कि आप लोग पढ़ रहे होगे हाइड्रोकार्बन, फिर वहाँ पे जीओसी में जो हम लोग पढ़ते थे इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, फिर हम लोग मेजोमेरिक इफेक्ट, ये सारी चीज़ें जो आप लोग पढ़े थे ना, हाइपर कंजुगेशन वगैरह, ये सब वो सारी चीज़ों को जानना ज़रूरी है, तभी इस चैप्टर्स को समझ पाओगे। तो जब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत करेंगे ना, उससे पहले हम लोग क्लास 11th में जो जो चीज़ें हम लोग को पढ़ना ज़रूरी था, जो हम लोग को अप्लाई होने वाला है यहाँ पे इन सभी चैप्टर्स में, वो सारी चीज़ें मैं पहले डिस्कस करूँगा। वो सारे टॉपिक्स को मैं पढ़ाऊँगा, चाहे वो नोमेनक्लेचर था, चाहे वो जीओसी था, चाहे वो हाइड्रोकार्बन था, चाहे वो आइसोमेरिज्म था। हर एक चीज़ों को मैं पहले एक्सप्लेन करूँगा, तब मैं आऊँगा कहाँ पे 12th क्लास में। उसके बाद आपका सारा टेंशन ही ख़त्म हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो आपको टेंशन ही नहीं लेना है कि हमारा क्लास 11th ख़राब है तो हम 12th पढ़ नहीं पाएंगे। भाई मैं हूँ ना, और मैं पिछले 5 वर्षों से बच्चों को परखा हूँ ना, तो मुझे आइडिया है कि बच्चों को कहाँ कहाँ पे समस्या आएंगी। वो सारी चीज़ें मैं पहले बताऊँगा, तभी मैं आगे की तरफ बढ़ने वाला हूँ। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। तो आपको थोड़ा सा तो ये क्लियर हो गया होगा, ये तो अब डर ख़त्म हो गया होगा कि यार हम बहुत परेशान थे 11th को लेकर के कि मेरा क्या होगा 12th में। बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये तो आपको 2-3 लेक्चर्स के बाद ही पता चल जाएगा कि यार हमको तो कोई मतलब ही नहीं है कि हम 11th पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, क्योंकि सब कुछ सर बताते हुए चल रहे जो हमारा 11th क्लास में यूज हो रहा था। ओके, तो बिल्कुल भी आप लोग टेंशन ना लो। तो हम लोग जो यहाँ पे शुरुआत करेंगे, जैसा कि आप लोग समझ गए हैं कि केमिस्ट्री 3 ब्रांच है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनमें टोटल कितने चैप्टर्स हैं? टोटल 10 चैप्टर। फिजिकल केमिस्ट्री में 3 चैप्टर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 चैप्टर, ऑर्गेनिक में चलते हैं टोटल 5 चैप्टर, जिसमें से पहला है हम लोग को क्या, हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरेन्स। दूसरा चैप्टर का नाम है अल्कोहल, फिनोल एंड इथर्स। तीसरा चैप्टर का नाम है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर हम लोग पढ़ेंगे चौथा चैप्टर में जिसका नाम होता है अमीन्स। फिर हम लोग 5वां चैप्टर जो पढ़ेंगे वो रहेगा बायोमोलिक्यूल्स। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग के साथ हम लोग पढ़ेंगे, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो ये तो हमारा पूरा ओवरव्यू था हमारा सिलेबस का। ओके, सभी चैप्टर्स इम्पॉर्टेंट है, किसी भी एक चैप्टर को आप नहीं छोड़ सकते हो, क्योंकि हर एक चैप्टर से मार्क्स हर साल बेहतरीन देखने को मिलता है। हर एक चैप्टर से अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कौन सा चैप्टर्स में कितना मार्क्स का पूछता है, जब हम लोग उस चैप्टर की शुरुआत करेंगे उस समय हम लोग हर एक टॉपिक्स को डिस्कस करते चलेंगे। हर एक चैप्टर्स में कितना मार्क्स का पूछा जाता है, कहाँ कहाँ से मार्क्स पूछा जाता है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, आपको बता देना चाहता हूँ कि क्लास 12th में जो एग्ज़ाम होते हैं वो 2 पैटर्न में होते हैं। 2 पैटर्न में क्या होते हैं, पहला आपका तो 70 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, और दूसरा आपका 30 मार्क्स का क्या होने वाला है, प्रैक्टिकल। जो 30 मार्क्स आपको डिसाइड करेगा आपका कॉलेज और आपका परफॉर्मेंस, कि आप कॉलेज में किस प्रकार से प्रदर्शन कर रहे हो, क्लास में आप किस प्रकार से जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, अटेंडेंस का क्या है, टीचरों के साथ आपका बिहेवियर क्या है। ठीक है, मतलब वो जो 30 मार्क्स जो डिपेंड करेगा वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कॉलेज में किस प्रकार का प्रदर्शन कर रहे हो। वहाँ पे एग्ज़ाम हो रहा है तो उसमें आपका प्रदर्शन क्या है, वगैरह वगैरह। बाकी जो 70 मार्क्स होता है ना, वो 70 मार्क्स मेरे ऊपर डिपेंड करता है, और यकीन मानो आप 70 में 70 मार्क्स ला सकते हो।
70 में 70 मार्क्स आप ला सकते हो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप फुल में फुल मार्क्स उठा सकते हो, जिस प्रकार से हमारे विद्यार्थी पिछले कई वर्षों से उठाते हुए आ रहे हैं। हाँ, उनका प्रॉब्लम हो जाता है वही कॉलेज के ऊपर, कभी पता चलता है 1 नंबर वहीं पे काट लिया, हो सकता है 2 नंबर वहाँ पे कट गया, इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, सब कुछ हो जाएगा। कॉलेज वाला आपको नंबर क्यों नहीं देगा? आप वहाँ पे बेहतर प्रदर्शन करोगे। बेहतर प्रदर्शन कैसे करोगे? आप मेरे साथ पढ़ रहे हो, मेरे साथ पढ़ोगे तो आपका वो सारी चीज़ें तैयारी हो जाएगा, क्योंकि आप लोग अपना जो प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हो वो बहुत पहले स्टार्ट कर रहे हो। मैं इसीलिए तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ ना, अपनी तैयारी जल्द स्टार्ट करोगे तो आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर देखने को नहीं मिलेगा। पहले स्टार्ट करोगे, सिलेबस पहले ख़त्म हो जाएगा, सारी चीज़ों को पढ़े हुए रहोगे। कॉलेज में अचानक से आपका टेस्ट वगैरह हो जाएगा, एग्ज़ाम वगैरह हो जाएगा, वहाँ पे जाओ, अच्छा प्रदर्शन करके आओ, क्योंकि सारी चीज़ें आप लोग पढ़ रखे होगे। वहाँ पे अच्छा प्रदर्शन करोगे, अच्छा मार्क्स आएगा, टीचर्स के नज़र में आ जाओगे, टीचर के नज़र में आ जाओगे, तुम्हें फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। तो फिर नंबर कटेगा कहाँ से? बिल्कुल भी नहीं कटने वाला। तो इसी चलते मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एक बार अच्छे से पढ़ोगे, आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगा, चाहे कॉलेज का मार्क्स हो, चाहे आपका जो एग्ज़ाम लिखने जाओगे वहाँ के मार्क्स में हो, कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, तो हम लोग तो सबसे पहले बात कर लिए कि हमारा सिलेबस क्या है, हमारे पास कितने चैप्टर्स हैं। अब हम थोड़ा चैप्टर्स की शुरुआत करने से पहले कुछ चीज़ें आपको गाइड करना का चाहते हैं कि आपको क्या क्या हमारी क्लासेस को लेने के दौरान आपको ध्यान रखना है, आपको किन किन बातों को एकदम सीरियस तरीके से उसको फॉलो करना है। अगर मैं कोई भी बात आपके सामने रखा हूँ तो उसको पूरा डेडिकेट होकर के सुनोगे और उसको पूरा ईमानदारी से फॉलो करोगे। मेरा काम है मेरे दोस्त, आप कमज़ोर हो, आप पूरा क्लास 11 को ख़राब कर चुके हो, वो मेरी जिम्मेवारी है कि आपको कैसे ग्राउंड लेवल से ऊपर लेवल तक लेकर के जाना है, मैं कैसे आपको पूरा बेहतरीन रिजल्ट्स करवा सकूं, आपका पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर कैसे करवा सकूं, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन उसको कामयाब बनाने के लिए आपको भी कुछ बातों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके बिना सहयोग के मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं अपने आप में पढ़ा करके चाहो कि नहीं मैं पूरा सबका रिजल्ट बेहतर करा दूँ, तो ये तो कभी संभव नहीं हो पाएगा अगर आप मेहनत करना छोड़ दो। तो आपको क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है, क्योंकि देखो भाई, क्लास 11 आपका ख़राब गया, आपका मार्क्स कोई नहीं पूछ रहा है, नहीं वो आपका रिजल्ट्स में शो होगा जब आगे जब सर्टिफिकेट मिलेगा इंटरमीडिएट का, वहाँ पे जो मार्क्स छपेगा वो क्लास 12 का छपेगा। तो क्लास 11 आप कैसे गुजारे हो ना, ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है वो आपका क्लास 12 का मार्क्स मैटर करता है। तो भैया 11th में तुम गड़बड़ी कर दिए हो, 11th में लापरवाही बरत दिए हो, 12th में बिल्कुल भी लापरवाही बरतना नहीं है, क्योंकि ये अगर मौका तुम खो दिए तो भैया तुम ज़िंदगी में बहुत पछतावा होगा, बहुत पछताओगे, खुद को बहुत कोसोगे। लेकिन इस 1 साल में तुम अच्छे से मेहनत करोगे तो इससे तुम्हारा तो नाम रोशन होगा ही होगा। तुम तो गर्व करोगे आगे चल कर के, इस मार्क्स को देख कर के, इस बेहतरीन प्रदर्शन को देख कर के, इससे बार बार आगे चल के मोटिवेट होगे कि हाँ मैंने तो ज़िंदगी में बहुत कुछ कर चुका हूँ। और उस चीज़ को और मोटिवेशन लेवल तुम्हारा हाई होगा, जिससे आगे भी चल कर के तुम बहुत कुछ कर सकोगे। तुम 12th में अच्छा प्रदर्शन करोगे, हायर स्टडीज़ करने जाओगे, तुम एक स्टेप पीछे मुड़ करके तुम देखोगे ना, जैसे अभी तुम 10th क्लास का रिजल्ट देखते हो, लगता है ना कि हाँ भाई मैं तो 90% लाया था, मैं 80% लाया था, 85% लाया था। उस चीज़ को देख करके कम से कम तुम्हें प्राउड फील होता है ना, वो चीज़ तुमको पुश करता है आगे बढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि जब तुम्हारा परसेंटेज आया था, सोचो 10th क्लास में, अपने गाँव मोहल्ले में किस प्रकार का तुम्हारा प्रदर्शन था, लगता था ना कि तुम ही एक हीरो हो, तुमको लगता था ना कि भाई मैं ही तो हूँ जो कुछ कर लिया। ठीक उसी प्रकार से जब 12th का रिजल्ट तुम्हारा बेहतरीन होगा ना, आगे खुद में इतना प्रशंसा करोगे तुम खुद को, और इतना अपने आप को पूरा शाबाशी दोगे कि भाई तू तो पहले कर चुका है, अब क्यों नहीं कर पाओगे। क्या इससे ज़्यादा प्रॉब्लम था उस समय? जब तुम उस समय तुम कर लिए तो अब क्यों नहीं। और यही बात को लेकर के तुम आगे भी मोटिवेट होते जाओगे, होते जाओगे और आगे अपना सफलता की तरफ बढ़ पाओगे। इसी चलते अभी जो तुम्हारा 12th है, अगर 12th को तुम ख़राब कर लोगे
तो भाई तुम्हारा पूरा डीमोटिवेट हो जाओगे, तुम्हारा मोटिवेशन लेवल ही पूरा गायब हो जाएगा, क्योंकि बहुत लोगों का तुम्हें ताना सुनना पड़ेगा। तुम्हें खुद तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे भाई बहन ही तुम्हें कोसेंगे कि मैं तुम्हें पढ़ने के लिए हर एक सुविधाएं दिया, हर एक चीज़ तुम्हारे लिए कर दिया, बट तुम किए क्या? तुम फिर वही गए, अपना रिजल्ट्स ख़राब कर दिए, हमारा नाम डुबा दिए, हमें बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है। और उस चीज़ों से तुम्हारे ऊपर भी बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाएगा, तुम्हारे ऊपर प्रेशर आ जाएगा। तुम गांव मोहल्ला में भी जाओगे, जब पता चलेगा तुम्हारा दोस्त अच्छा कर लिया है, जो गांव घर में रह करके अच्छा प्रदर्शन कर लिया है, जिसके पास रिसोर्सेज की कमी थी वो बेहतर प्रदर्शन कर दिया है, तो उस समय तुम खुद को बहुत कोसोगे और ख़ुद को इतना डिमोटिवेट कर दोगे कि आगे का लाइफ जीने में तुम्हें बहुत सारा प्रॉब्लम को सामना करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति ही क्यों आए, ऐसा सिचुएशन ही क्यों आए? तो भैया ये सभी चीज़ों से सामना ना करना पड़े, इसके लिए आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। एक बार तुम मेहनत कर लोगे, एक बार तुम रिजल्ट्स बना लोगे, यकीन करो तुम तो खुश होगे ही, तुम ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव करोगे ही, लेकिन तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे जितने परिवार में सदस्य होंगे सब लोग गर्व करेंगे और गर्व के साथ रोड में चल सकेंगे। तुम्हारे माता पिता अपने गांव मोहल्ले में सीना चौड़ा करके कहीं बैठेंगे भी ना, गर्व के साथ बोलेंगे हाँ हमारा बेटा हमारी बेटी ये चीज़ कर चुकी है, हमारे बेटा हमारी बेटी किसी से कम नहीं है, वो भी अपना प्रदर्शन बेहतरीन कर चुकी है। तो इस तरह का गर्व करने का उन्हें अवसर दो। जैसे 4 लोग उन्हें बोले कि हाँ देखो फलानमा का बेटा फलानमा की बेटी इतना बेहतर प्रदर्शन की, इतना बेहतर प्रदर्शन किया। तो और एक बार तुम माता पिता को खुश कर दिया ना, माता पिता को कुछ नहीं चाहिए, ना उसे पैसा चाहिए, ना और कुछ सुख सुविधा चाहिए, कुछ नहीं, उन्हें सिर्फ तुम्हारी सफलता चाहिए। उन्हें सिर्फ ये चाहिए कि मैं गांव मोहल्ला या फिर कहीं पर भी जाता हूं तो मुझे अपने बाल बच्चा के नाम से मुझे थोड़ा गर्व महसूस हो कि हाँ मैंने जो अपने बाल बच्चा को, अपने बेटा बेटी को जो परवरिश किया वो सफल हो पाया, मैंने जो किया वो सही किया, हमारे बच्चे जो कर रहे हैं वो सही किए, हमारे बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत नाम कमा रहे हैं। बस ये चीज़ अगर कोई मान के चलो, जहाँ पे तुम्हारे माता पिता कहीं बैठ रहे हैं वहाँ पर कोई बगल का आदमी आकर के बोल देगा अच्छा आपका बेटा यहाँ पे पढ़ रहा है ना, आपकी बेटी इतना रिजल्ट लाई थी ना, अच्छा वो टॉप की थी ना, आपका बेटा बेटी ठीक है, आपका बेटा कितना अच्छा पढ़ने में है, ये है वो है। जब इस तरह का जब बातें चलेगी ना, तुम्हारे माता पिता इतना गदगद हो जाएंगे, इतना गदगद हो जाएंगे, उन्हें लगेगा भाई अब क्या चाहिए जीवन में, इससे ज़्यादा क्या चाहिए खुशी। और उस समय तुम्हारा जो नज़रिया रहेगा ना तुम्हें देखने का, वो भाई उन लोग के सामने बढ़ जाएगा भाई, वो जो दर्जा है ना वो दर्जा बढ़ जाएगा। और आगे तुम जीवन में चाहे कुछ भी करने के लिए चाहोगे तुम्हें फ्रीडम मिलेगा। चाहे तुम किसी भी सेक्टर में जाना चाहोगे, किसी भी सेक्टर में तुम लाइफ में कुछ भी करना चाहोगे ना, तुम्हें हमेशा फैमिली सपोर्ट करेंगे। चाहे घर में तुम्हारा कितना भी गंभीर से गंभीर सिचुएशन हो, चाहे कितना भी कठिनाइयाँ हो ना, उन लोग सब कुछ सह लेंगे, लेकिन तुम्हें प्रॉब्लम कभी फेस नहीं होने देंगे। तुम्हें हमेशा आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट करते रहेंगे। लेकिन वही चीज़ अगर तुम एक बार रिजल्ट्स ख़राब कर लोगे, कहीं अगर तुम्हारे माँ बाप निराश हो गए, तो आगे तुम कभी कोई डिफरेंट लाइन में भी जाना चाहो, कभी तुम कुछ अलग करके दिखाना चाहोगे ना, उसमें भी कोई सपोर्ट नहीं करेंगे। करेंगे तो कुछ सालों तक, बट आगे तक तुम्हें नहीं, क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा कि पता नहीं ये क्या करेगा कि नहीं करेगा। क्योंकि तुम एक बिलीव को खो दोगे, तुम एक भरोसे को खो दोगे, जो उस भरोसे को तुम्हें कायम रखना है। जैसे तुम 10th क्लास में अपने माँ बाप, खुद सोचो ना, तुम अपने घर का माहौल को ही समझो तुम, कि जब 10th क्लास में तुम बेहतर रिजल्ट्स किया था, चाहे जैसे भी तुम किया था, चाहे तुम रट्टा मारा था, चाहे जो भी किया था, लाया था ना 80%, लाया था ना 85%, लाया था ना 90%, लाया था ना 90+ मार्क्स। तो सोच घर में तुम्हारा क्या माहौल था, क्या प्राउड से नहीं बोलते थे हाँ हमारा बेटा बेटी पढ़ने में बहुत अच्छा है, क्या सीना चौड़ा करके नहीं रहते थे? नज़रिया बदल गया था ना मेरे भाई। क्या नहीं चाहते हो कि 12th के बाद भी तुम्हारा नज़रिया वैसा ही देखने को मिले? बिल्कुल भाई, सब चाहते हैं। और यही जर्नी होता है। 10th के बाद तो उतना ज़्यादा सपोर्ट मिलता है नहीं मिलता है, उतना फ्रीडम नहीं मिलता है, क्योंकि अभी तुम उतना समझदार नहीं होते हो। लेकिन 12th के बाद तुम बड़े हो जाओगे, तुम समझदार हो जाओगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने लगोगे, और उस दौरान तुम्हें सपोर्ट की भी ज़रूरत होगा।
तो उस समय तुम्हारे फैमिली पूरा एकदम दिल खोल करके तुम्हें सपोर्ट करेंगे। तुम्हारे भाई बहन जो भी है, हर रिलेटिव तुम्हें सपोर्ट करने के लिए तैयार रहेगा। तो इसके लिए भाई एक भरोसा होता है, उस भरोसे को तुम्हें कायम रखना होगा। और ये भरोसे को कायम तब रखोगे, तभी रख पाओगे जब तुम अच्छा रिजल्ट्स कर सकोगे, क्योंकि यही है जो सबका मुंह बंद कर सकता है। यही है जो सबका मुंह को खोल भी सकता है। जो नहीं भी बोलता था ना, वो भी बोलना स्टार्ट कर देगा तुम्हें, अगर तुम रिजल्ट्स ख़राब करोगे। तो मैं नहीं चाहता कि आप सभी लोग इतना गंदा परफॉर्मेंस करो। मैं सभी विद्यार्थियों से यही उम्मीद रखता हूँ कि आप सभी प्यारे विद्यार्थी क्लास 12th में एक बेहतरीन रिजल्ट्स करो। जो आप 10th क्लास में भी नहीं कर पाए थे ना, उससे भी बेहतरीन कर सको। हम लोग इस तरह से हम लोग तैयारी करेंगे, हम लोग उस लेवल का तैयारी करेंगे और हम लोग इस मुकाम को हासिल करेंगे। आप भी, हम भी, ओके। क्योंकि आप जीतोगे तो उसके साथ साथ मैं भी जीतूँगा। मैं भी गर्व के साथ बोल सकूँगा कल को कि हमारा बच्चा इतना बेहतर प्रदर्शन किया, हमारे बच्चों का रिजल्ट्स इतना ताबड़तोड़ देखने को मिला। तो ऐसा नहीं है कि आप जीतोगे तो उसके साथ कोई नहीं जीतता है, सबको ही जीतता है। आपके परिवार के सारे लोग जीतेंगे, आपके जितने शिक्षक जन होंगे वो सब लोग जीतेंगे। भाई मैं भी जीतूँगा, तो मैं भी तो चाहता हूँ ना कि मैं भी कामयाब हूँ। मैं कामयाब कैसे होऊंगा जब आप कामयाब होगे? आप कामयाब कैसे होगे? मैं मेहनत करूँगा, उसके लिए आप मेहनत करोगे, तो हम दोनों मिल करके इस कदर हम लोग मेहनत करेंगे कि हम लोग इस मुकाम को हासिल कर सके, हम लोग इस जीवन को अच्छे तरीक़ा से जी सके। तो क्या आप प्रॉमिस करते हो? क्या आप हमारे साथ जुड़ करके काम करने के लिए तैयार हो? क्या आप चाहते हो कि हाँ सर, जैसे आप मेहनत करोगे हम भी मेहनत करने के लिए तैयार हैं, हम भी वो जो सोच के रखे हैं, हमारे माता पिता जो हमारे ऊपर जो भरोसा रखे हैं, उस भरोसों को हम लोग कायम रखेंगे, उस भरोसा को हम लोग तोड़ने नहीं देंगे। तो अगर आप सभी लोग पूरा ठान के रखे हो कि हमें कुछ ना कुछ तो करना है भाई, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें तो अपना नाम रोशन करना ही है, हमारे अपने माता पिता का नाम रोशन करना ही है। तो भाई इसी संकल्प को देखते हुए, क्योंकि आप सभी को अपने आप में ये संकल्प करना होगा कि भाई मैं 11th में अपने आप में जिस प्रकार से लापरवाही बरता था उससे दोबारा नहीं दोहराना है। हम लोग बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं क्लास 11th में, क्योंकि उस समय हम लोगों को समझ ही नहीं आता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हम लोगों को ना डायरेक्शन पता रहता है, कुछ भी नहीं पता रहता है, हम लोग को चलना कैसे है नहीं चलना कुछ भी नहीं पता रहता है। यही वजह है कि आप सभी लोग अच्छा नहीं कर पाते हो क्लास 11th में। लेकिन क्लास 12th में आपका बड़ा भाई, आपका दोस्त मैं खड़ा हूँ। मैं बताऊँगा तुम्हें चलना कैसे है, मैं बताऊँगा तुम्हें पढ़ना कैसे है, मैं बताऊँगा तुम्हें कामयाब कैसे होना है, मैं बताऊँगा तुम्हें नाम रोशन कैसे करना है। भाई टेंशन बिल्कुल भी नहीं रखना है, लेकिन बस इसके लिए आपको खुद से एक संकल्प करना है। संकल्प यही करना है कि हाँ, मैं अगर अब किसी इंसान पे भरोसा कर रहा हूँ तो वो है अमित सर। मैं भरोसा कर रहा हूँ अमित सर के ऊपर कि हाँ, अब हमारे बड़े भाई, हमारे दोस्त जो अब मुझे बोलेंगे मैं उस चीज़ को ईमानदारी पूर्वक फॉलो करूँगा। अगर तुम मेरे हर एक कहे बातों को, अगर तुम उसे फॉलो करने के लिए तैयार हो तो खुद में ये संकल्प करो कि हाँ सर, आज हम अपने आप में संकल्प लेते हैं कि आप जैसे जैसे चलने के लिए बोलोगे हम वैसे करने के लिए, हम वैसे चलने के लिए तैयार हैं। तो मैं यकीन के साथ बोल सकता हूँ कि 2027 में तुम वो इतिहास रचोगे जो किसी ने भी कोई ऐसा कल्पना भी नहीं किया होगा, ऐसा तुम इतिहास रचोगे। तो यही हर एक बच्चा संकल्प कर सके खुद से, यही एक मोटिवेशन को लेकर के आगे बढ़ सके। इसलिए मैं इस बैच का नाम रखा हूँ संकल्प बैच, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो पढ़ाई करने वाले हैं वो भाई किसी उम्मीद को कायम रखने के लिए पढ़ रहे हैं। हम लोग यहाँ पे एक बेहतरीन लाइफ को जीने के लिए, हम लोग यहाँ पे अपना एक नाम रोशन करने के लिए, हम लोग अपना इतिहास में अपने नाम को अंकित करने के लिए
हम लोग आगे की पढ़ाई करने वाले हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ पे इस बैच का नाम रखा है संकल्प बैच, ताकि हम लोग खुद में ये संकल्प कर सके कि हम लोग जो भी बुराइयां पहले कर चुके हैं, अपने आप में जो भी गलतियां कर चुके हैं, उसे हम लोग दोहराएंगे नहीं। हम लोग आज अपने आप पे ये ठान रहे हैं, इस बैच की जब से शुरुआत हो रही है, हम अपने आप में ये वादा कर रहे हैं, ये प्रोमिसेस कर रहे हैं कि हाँ, हम लोग क्लास 11 के जैसा गलतियां नहीं करेंगे और हम लोग एक बेहतरीन लैब की तरफ आगे बढ़ेंगे। हमें जो भी शिक्षक बोलेंगे वैसा हम लोग फॉलो करते हुए चलेंगे। मैं बार बार फिर यही बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें बिल्कुल भी प्रेशराइज नहीं करूँगा। मैं बिल्कुल भी तुम्हारे ऊपर थोड़ा सा भी ज़्यादा प्रेशर यहाँ पे नहीं डालने वाला हूँ, क्योंकि आपको पता चल गया ना कि टोटल 10 चैप्टर है। 10 चैप्टर माने 10 महीना, तो 10 महीना के अलावा भी आपके पास 1 से 2 मंथ बचे हुए रहेंगे, जो कि आप सोचो कि एक मंथ में भाई कितना 30 दिन 31 दिन होता है। उतना दिन तुम्हारा चैप्टर चलने वाला नहीं है, ज़्यादा ज़्यादा 15 दिन 20 दिन, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो हम लोग आराम आराम से चलने वाले हैं। फिर भी देखो कि तुम कितना जल्दी सब कुछ कवर कर लोगे। तो हम यहाँ पे कुछ भी प्रेशर देने वाले नहीं हैं, हम यहाँ पे आराम आराम से सब कुछ करने वाले हैं। तो हमारा रिजल्ट क्यों नहीं होगा, हम कामयाब क्यों नहीं होंगे, हम उस लेवल तक क्यों नहीं पहुँच पाएंगे? बिल्कुल पहुँच पाएंगे। हम जो संकल्प लिए हैं कि हम लोग इतिहास रचेंगे, हम लोग जो संकल्प लिए हैं कि अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, इस चीज़ को कामयाब करके हम लोग दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग आज ये संकल्प लेकर के चल रहे हैं। मैं भी इस बैच की शुरुआत करने के दौरान मैं भी खुद में ये संकल्प ले रहा हूँ कि मैं बच्चों को बेहतरीन प्रदर्शन करवाने के लिए मैं अपना पूरा दिन रात यहाँ पे लगा देने वाला हूँ। बच्चों को जो जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगा मैं हर एक चीज़ यहाँ पे अवेलेबल करवाऊँगा। जहाँ पर भी बच्चों को प्रॉब्लम होगा मैं हर एक प्रॉब्लम को दूर करने के लिए पूरा दिन रात कर दूँगा। अगर आप बोलोगे कि सर मुझे इस चीज़ में समस्या है, मैं उस समस्या को निवारण करने के लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करने को तैयार हूँ। हमारा एक ही मकसद है, 2027 में एक इतिहास रचना है। 2027 में अपने माँ बाप का नाम रोशन करके दिखाना है, अपना नाम इतिहास में रच के दिखाना है कि हमने ये चीज़ 2027 में कर दिखाया। तो आप भी अपने में संकल्प लो, मैं भी इस चीज़ को संकल्प लेता हूँ और हम लोग ये दोनों चीज़ों को समझते हुए इस बैच की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है संकल्प बैच। तो जैसा कि आप सभी लोग समझ पाए हो कि केमिस्ट्री में हम लोगों को किस प्रकार से शुरुआत करना है। केमिस्ट्री में टोटल 10 चैप्टर है, यहाँ पे टोटल 3 ब्रांच है, तीनों ब्रांच को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले आप लोग इस सिलेबस को लिखो, उसके बाद आपको कुछ जानकारी दूंगा जिसको आपको फॉलो करना है हमारे लेक्चर्स के दौरान। तो पहले ये चीज़ों को आप लोग लिख लो जल्दी से। अब देखो, हम लोगों को जो यहाँ पे समझने की ज़रूरत है, जब हम लोग शुरुआत कर रहे हैं क्लास 12 का, तो हमें तो एक नए तरीके से शुरू करना है। जैसा हम लोग क्लास 11 को ख़राब किए हैं, उसमें कुछ तो कुछ वजह रहा होगा जिसके चलते हम लोग अच्छा नहीं कर पाए, तो उस चीज़ को कैसे सुधार करेंगे। तो हमारा यहाँ पे पढ़ाने का तरीका सबसे अलग है, जो बच्चों को बहुत ज़्यादा भाता है, जिससे बच्चों को बहुत आसान होता है चीज़ों को हैंडल करने में। तो मैं यहाँ पे जो स्टार्ट करने वाला हूँ ना क्लास 12 का केमिस्ट्री, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान रखना है कुछ बातों का। सबसे पहला, आपको हर एक लेक्चर्स को सेम डे पे ख़त्म कर देना है। पहला जो रूल्स है हमारा, वो रूल्स क्या है, ध्यान से समझते हुए चलना। रूल्स पहला नंबर, जो लेक्चर्स होगा, जो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा उसको सेम डे पे कवर कर लेना है। क्या कर लेना है? उसको सेम डे पे कवर कर लेना है। ओके, सेम डे पे अगर उसको कवर कर लोगे तो इससे क्या होगा, आपके ऊपर प्रेशर कम होगा। हाँ, मानते हैं कि कहीं अचानक से आपको कहीं जाना पड़ गया या फिर आप बीमार हो गए हो, कोई भी वजह हो सकता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका 1 दिन छूटेगा, 2 दिन छूटेगा, अरे मान के चलो 3 दिन छूटा, तो इससे ज़्यादा आपका नहीं छूटना चाहिए। अगर आप कहीं चले भी गए हो तो एटलीस्ट आप लेक्चर्स को देख लेना। क्यों? क्योंकि आपके पास फ़ोन रहेगा, फ़ोन में ही हम घुसे हुए हैं,
तो आप जहाँ पर भी मुझे चलाना चाहो, मुझे जहाँ पर भी देखना चाहो, मैं हर जगह आपके लिए अवेलेबल रहूँगा। कैसे? आपके पास लेक्चर्स हमेशा अवेलेबल रहेगा जब तक कि आपका रिजल्ट आ नहीं जाएगा क्लास 12 का 2027 में, तब तक ये बैच में आप जितना बार भी मेरे वीडियोस को देखेंगे उतना बार देख सकते हैं। इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। तो मान के चलो आज आप बीमार हो गए और आज का क्लास हुआ, अगर आप इस चीज़ को नहीं हैंडल करोगे तो कल को आपके पास दो लेक्चर्स हो जाएगा। अगर कल फिर एक ही लेक्चर्स को कंप्लीट करोगे फिर वो आगे बढ़ा जाएगा, और इस प्रकार से बढ़ते 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 एक दिन बहुत बड़ा आपके पास वो प्रॉब्लम आ जाएगा कि यार हमारे पास तो 6 लेक्चर्स बचा हुआ, 6 लेक्चर्स को हम कैसे कवर करेंगे। नोट्स भले आप बाद में कर लो, अगर बीमार हो तो चलो उस दिन आप रेस्ट ले सकते हो, ठीक है। लेकिन कहीं चले गए हो या फिर कुछ हो गया है तो ज़्यादा लंबा हमारा लेक्चर्स रहेगा नहीं, ज़्यादा 1 घंटा 1.5 घंटा, अरे ज़्यादा अगर देखने को मिलेगा वो 2 घंटा का लेक्चर। इससे ज़्यादा लंबा लेक्चर्स मेरे यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। मैक्सिमम जो देखने को मिलेगा वो 2 घंटा और मिनिमम जो देखने को मिलेगा वो 1 घंटा। तो वो कभी भी आप चाहो तो हैंडल कर सकोगे। तो आपको कोशिश ये करना है। कुछ होता है हमारी ज़िंदगी में जहाँ पे वैसा दिन आ जाता है जहाँ पे हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं, जैसे बोले ना, जैसे बीमार हो गए हो या फिर अचानक से कहीं जाना पड़ गया है, तो वैसी स्थिति में आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट उसको जल्दी से जल्दी मैनेज कर लोगे और वो इक्वल स्टेज में आ जाओगे, जिससे कुछ भी काम दिया जाए, कुछ अगर आपका सेशन लिया गया है, आपका टेस्ट सीरीज लिया गया है या फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किया गया है, तो उस परिस्थिति में आप पीछे ना हो जाए। ये सारी चीज़ों को ध्यान से कवर करने के लिए आपको बस इतना ही फोकस रखना है कि एक रूल है कि आपको सेम डे या फिर जितना जल्द हो सके उस लेक्चर्स को कंप्लीट कर लेना है, जिससे आपके ऊपर प्रेशर हावी ना हो। पहला रूल समझ में आ गया। दूसरा कंडीशन, मैं यहाँ पे किसी भी बच्चा को ऐसा नहीं बोलूँगा कि आप नोट्स बाद में बनाओ वीडियो के बाद, नहीं। बच्चे अक्सर ये गलतियाँ करते हैं। गलतियाँ क्या करते हैं कि लेक्चर्स है तो लेक्चर्स पहले हम लोग देख लेंगे, बाद में इसका हम लोग क्या करेंगे, नोट्स कर लेंगे। और यही क्या होता है, दिक्कत होना स्टार्ट हो जाता है बच्चों के साथ, क्योंकि आप हर एक चीज़ को पहली बार सुनोगे। ऐसा तो नहीं है कि आप 12th वाला चीज़ पहले ही सुने हो, नहीं, हर एक चीज़ आपके लिए नया होगा, हर एक चीज़ नए पहली बार आप लोग सुनोगे, समझोगे। तो मान के चलो आप लोग वीडियो पढ़ रहे हो, देख रहे हो, लेक्चर्स देखने के दौरान बहुत सारी चीज़ मैं डिस्कस करूँगा, बहुत सारी चीज़ें बातें करूँगा। अब मान के चलो ऐसा तो नहीं है कि आप डायरेक्ट देखोगे और लिखना स्टार्ट कर दोगे। अगर वैसे करोगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे मैं बोला हूँ जो सारा कुछ आप लोग स्किप कर दोगे, वो सारी चीज़ नोट्स में लिख ही नहीं पाओगे, जो कि बाद में पता चलेगा अरे भाई वही तो इम्पोर्टेंट था। और वो चीज़ अगर मैं बोला, वो चीज़ अगर नोट्स नहीं कर रहे हो तो बाद में उस चीज़ को अप्लाई करना पड़े, उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना पड़े, तो वहाँ पे फिर आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ों से सामना ना करना पड़े, ये सारी प्रॉब्लम ही ना फेस करना पड़े, इसके लिए आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? मैं हर एक बच्चा को यही मैं बोलता हूँ कि मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा, पढ़ाने के बाद आपको समय दूंगा। जैसे मान कर चलो कोई टॉपिक की मैं शुरुआत किया, मैं एक बोर्ड भर दिया या फिर आधा बोर्ड मैं भर दिया, उसके बाद मैं साइड हो जाऊंगा, आपको पूरा टाइम दूंगा, आप उस टाइम के दौरान पूरा लिखते हुए चलोगे साथ साथ। ऐसा नहीं है कि आपको पीडीएफ दे दिया गया तब फिर आप क्या करोगे, नोट्स बनाओगे। ऐसे गलती नहीं करना है। आपको जो नोट्स बनाना है वो साथ साथ बनाना है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसे होगी जो मैं बोर्ड में नहीं भी लिखूँगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती है जो मैं बोल करके समझाता हूँ, समझ रहे हो। जो मेन चीज़ें वो तो मैं लिखूँगा ही लिखूँगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जो बाद में तुम्हें समस्या हो सकता है, उस चीज़ को बच्चे बार बार प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो हो सकता है मैं वो चीज़ बोर्ड में ना बोल करके लिख करके मैं आपको समझाने के दौरान ही बोल दूँगा। तो वो चीज़ क्या करोगे, अगर आपको लग रहा है कि मैं ये चीज़ बाद में भूल सकता हूँ, तो वो चीज़ जब मैं पूरा पढ़ाऊँगा वहीं पर कहीं नोट करके या फिर कहीं पे इस प्रकार से घेरा लगा करके डब्बा बना करके वहाँ पे लिख लोगे कि सर यहाँ पे बोले कि ऐसा मिस्टेक होता है, तो वो मिस्टेक को आप लिखोगे, ताकि बाद में जब नोट्स को पढ़ोगे तो वहाँ पे तुम्हें ये ध्यान में रहे कि भैया ये चीज़ भी मिस्टेक होता है। सर ने बोले थे, सर ने क्या बोले थे कि
हमारे एक स्टूडेंट ने जब सॉल्व कर रहा था एग्ज़ाम में तो उस समय ये प्रॉब्लम को सामना करना पड़ा, इसके चलते ये एरर हो गया जिसके चलते मार्क्स कट गया। बात समझ रहे हो ना? वो गलती हम भी कर सकते हैं। तो वो गलती क्या था, उस गलती को तुम्हें बगल में लिख लेना है। आई बात समझ में? और ये इस तरह से बहुत सारी छोटी छोटी बातें मैं बोलते हुए चलूँगा लेक्चर्स के दौरान, बहुत सारी बातें मैं करूँगा जिसमें से कुछ चीज़ें तुम्हें लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। जो मटेरियल है, जो कंटेंट है, मैं वो सारा कुछ मैं लिखाऊंगा, लेकिन कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा होती है जिसे खुद से लिखना पड़ेगा, खुद का विवेक को यूज करना पड़ेगा, खुद का बुद्धि को यूज करना पड़ेगा कि हाँ मैं इस चीज़ को बाद में भूल सकता हूँ या फिर ये चीज़ को मैं गलतियाँ कर सकता हूँ। वो सारी चीज़ों को तुम्हें नोट्स के दौरान ही लिखना है। अगर इस तरह से नहीं करोगे तो मैं जो चीज़ें बोला हूँ वो चीज़ तो हमेशा के लिए याद नहीं रहेगा, जिसमें मैं समझा रहा हूँ उसमें रहेगा। जब लेक्चर्स खत्म हो जाएगा फिर भूल जाओगे क्या क्या मैंने बोला था। तो मैं अगर एक PDF आपको पकड़ा दे रहा हूँ और उसको छाप रहे हो तो नोट्स में तो सारा कुछ नहीं छापा हुआ है, वहाँ पे तो सिर्फ वही लिखा हुआ है जो कंटेंट में पढ़ा रहा हूँ। तो फिर वो सारी बातें तुम कैसे लिख पाओगे, क्योंकि नोट्स तुमको खुद के अनुसार बनाना है। आई बात समझ में? जिससे तुम्हें बाद में दिक्कत ना आवे, चाहे तुम 12th में रहो चाहे तुम 12th के बाद इस नोट्स को पढ़ो, कहीं पर भी तुम्हें प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए हमारे जितने भी बच्चे होते हैं वो हर बच्चा खुद से ही नोट्स बनाता है। जो मैं लेक्चर्स के समय पढ़ाता हूँ उसको उन लोग लिखते हुए चलता है। समझ रहे हो? लेकिन जब मेरा लेक्चर्स ख़त्म हो जाएगा, चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद मैं नोट्स को तो अवेलेबल करा ही दूंगा, लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आपको नोट्स खुद से बनाना बेहतर होता है। और जब नोट्स बनाओगे ना, तो मैं कुछ चीज़ बोला, कुछ चीज़ पढ़ाया, अब वो चीज़ को सिर्फ सुनते चले जाओगे, अक्सर देखो क्या होता है, जो लोग डिजिटल बोर्ड में पढ़ाते हैं, डिजिटल बोर्ड में यही होता है, PPT लाया रहता है, पढ़ाते जा रहा है, स्किप करते जा रहा है, पढ़ाते जा रहा है, स्किप करते जा रहा है, बच्चा समझ तो रहा है, बाद में उसका मेमोरी वो सारा कुछ ख़त्म हो जाता है और वो चीज़ लिखने के दौरान बाद में वो सब चीज़ कैप्चर नहीं हो पाता है। और ऐसा भी नहीं है कि अभी तुम समझो और तुरंत फिर आगे देखोगे तो वो भी चीज़ तुम्हारा पकड़ में आते जाए, ऐसा भी ज़रूरी नहीं, क्योंकि हर एक चीज़ तुम पहला बार सुनते हुए चल रहे हो। समझ रहे हो ना? तो होता क्या है कि जब अभी तुम लेक्चर्स देख रहे हो, लेक्चर्स देखने के बाद जब तुम उसका नोट्स करते जा रहे हो ना साथ साथ, तो एक बार समझे हो उसको, फिर तुम लिख दिए तुरंत। लिखने के दौरान भी तुम्हारा वो मेमोरी में घुस जाता है अच्छे तरीक़े से कि सर ने अभी क्या समझाया, इसको कैसे हैंडल करना है। जैसे मैं कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किया तो सिर्फ देखोगे कि हाँ कैसे कैसे सॉल्व हो रहा है, तो उससे तुम सीख नहीं पाओगे जब तक कि उससे तुम खुद से नोट नहीं करोगे, जब तक खुद से तुम उसको लिखोगे नहीं। तो इसी चलते मैं कोई चीज़ पढ़ाया, मैं फिर आगे पढ़ाना स्टार्ट कर दूँ और तुम उसको देखने लग जाओ, उससे पहले तुम्हें ये ध्यान रखना है कि जो अभी मैं पढ़ाया हूँ उस चीज़ को तुमको कॉपी में नोट कर लेना है। नोट करोगे तभी फिर आगे कंसेप्ट तुम सीखोगे। मतलब एक बोर्ड मेरा ख़त्म हो गया, मैं लिखने के लिए बोल दिया हूँ, तो तुम्हें लिख लेना है, तभी तुम आगे फिर लेक्चर्स को देखना शुरू करोगे। अदरवाइज़ तुम्हें आगे नहीं देखना है, क्योंकि आगे तुम देख भी लोगे ना तो उस चीज़ को ज़्यादा टाइम तक तुम माइंड में नहीं रख पाओगे, और वो चीज़ तुम एक बार लिख लोगे तो लिखने के तुम्हारा दौरान दिमाग में घुस जाएगा। तो ये गलती तुम्हें दोहराना नहीं है। तो पहला रूल यही था कि तुम्हें सेम डे पे तुम्हें कवर करते हुए चलना है हर एक लेक्चर्स को। दूसरा जो रूल्स है वो क्या करना है, नोट्स तुम्हें क्या करना है, लेक्चर्स के साथ साथ बनाते जाना है। ओके, ये तो दूसरा रूल हो गया। हाँ सर समझ गया। तीसरा तुम्हें इस बात को ध्यान में रखना है कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट तुम पढ़ रहे हो और उसका जो तुम नोट्स बना रहे हो उस नोट्स में सिर्फ केमिस्ट्री होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक कॉपी है उसमें फिजिक्स का भी नोट्स कर रहे हो, उसमें तुम केमिस्ट्री भी बना रहे हो, उसमें तुम मैथ भी बना रहे हो, उसमें तुम इंग्लिश भी घुसा दे रहे हो, उसमें तुम बायोलॉजी भी घुसा दे रहे हो, उसमें तुम इकोनॉमिक्स। ऐसा गलती मत करना, क्योंकि मैं यकीन के साथ तुम्हें बोल रहा हूँ, हमारे जितने भी बच्चे पढ़ाए हुए हैं ना वो इतना खुद में काबिलियत रखते हैं कि कल को किसी को आराम से पढ़ा सकते हैं। तुम्हारा लाइफ इतना में डिसाइड नहीं होता है कि तुम 12th पढ़ लिया, जैक बोर्ड के एग्ज़ाम दे दिया, रिजल्ट्स भी अच्छा परफॉर्मेंस कर लिया, उसके बाद तुम्हारा लाइफ सेटल हो गया। सो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें आगे और भी हायर स्टडीज़ करना है, और ऐसा नहीं है कि तुम 12th के बाद कुछ चीज़ें पढ़ने जाओगे तो 12th वाला तुम्हारा काम नहीं आएगा। सो 12th वाला तुम्हारा कवर होना चाहिए, तभी तुम आगे का चीज़ों को हैंडल कर पाओगे।
तो अब तुम्हें फिर से वहाँ पे पता चलेगा कि ज़रूरत पड़ गई और उस समय तुम्हारा नोट्स ही गायब है, तुम अच्छा से नोट्स ही नहीं बनाए हो, कहाँ जाओगे पढ़ने के लिए? कल को तुम्हारा ऐसा तो नहीं है कि तुम फैमिली पे हमेशा डिपेंडेंट रहोगे। भाई हमेशा तुम फैमिली से पैसा ही लेते रहोगे क्या? तुम भी तो थोड़ा अपना पैर हाथ चलाओगे ना, तुम भी तो अपना कम से कम इनकम का सोर्सेज तो जनरेट करोगे ना। क्या करोगे? कहीं पे जाकर मजदूरी करोगे? कहीं पे जाके तुम काम करोगे? अरे मजदूर तो नहीं बनोगे भाई, तुम पढ़े लिखे इंसान रहोगे। तुम्हें पैसा कमाना है तो वो तुम्हें अपना एजुकेशन के दम पे ही तुम्हें कमाना है। तो तुम कैसे करोगे? मान के चलो तुम पढ़ाई ही कर रहे हो, तुम्हें अपना भी खर्चा उठाना है। ऐसा थोड़ी कि उस समय तुम क्या हो जाओगे, 20 साल का हो जाओगे, 21 साल का हो जाओगे, उस समय भी तुम घर से ही पैसा लेते रहोगे? अच्छी बात नहीं लगती है। तो उसमें तुम अपना ज़रूरी के चीज़ों को तुम कैसे पूरा कर सकोगे? बहुत सारे चीज़ें हो सकती है। तुम किसी को गाइड कर सकते हो, अपने जूनियर को तुम पढ़ा सकते हो, होम ट्यूशन दे सकते हो। हमारे ऐसे ऐसे बच्चे हैं पढ़ाए हुए जो अभी अपने जूनियर को पढ़ाना स्टार्ट कर दिए, क्लास 12 का, और वो चीज़ तुम भी कर सकते हो। मेरे साथ पढ़ने के बाद तुम्हारा केमिस्ट्री इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और तुम इतना बेहतरीन कर लोगे केमिस्ट्री में कि तुम चाहो तो अपने जूनियर को पढ़ा सकते हो बेहतरीन तरीक़ा से और अपना इनकम का सोर्सेस को जनरेट कर सकते हो। मैं खुद 12th क्लास से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया हूँ केमिस्ट्री। मैं जब 12th क्लास पास आउट हुआ उसी समय से मैं केमिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। कैसे? तभी पॉसिबल हो पाया ना जब मैं सभी चीज़ों को अच्छा से पढ़ते गया, सभी चीज़ों को एक जगह संग्रह करके रखा, तभी तो हैंडल कर पाया ना। खैर वो तो बात की बात है। दूसरी बात, जब तुम हायर स्टडीज़ की तरफ जाओगे तुम्हें तो 12th क्लास की ज़रूरत पड़ेगा ही। अब तुम नोट्स ही नहीं बनाया है 12th क्लास का ढंग का, तो तुम भाई फिर वहाँ पे फिर तुम मरोगे। तुम्हें फिर वो सारी चीज़ों की जानकारी लेना पड़ेगा, वो चीज़ फिर से तुमको नोट करना पड़ेगा। एटलीस्ट उस समय तुम्हारा हेल्प होगा कि नहीं होगा? मैं जब ग्रेजुएशन कर रहा था बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो 12th का ही है, तो मैं 12th का नोट्स पलट रहा था, वहाँ से रिवाइज़ किया, हमारा ग्रेजुएशन में भी काम करने लग गया वो चीज़। बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़ना होता है ग्रेजुएशन में, लेकिन स्टार्ट करने के लिए तुम्हें 12th ही चाहिए। तो 12th का नोट्स रहेगा तब तो तुम कर पाओगे ना। कल को तुम्हें जेई नीट का भी तैयारी करना पड़ जाए, तुम्हें सीयूटी का एग्ज़ाम देना पड़े, तो वहाँ पे तुम कैसे हैंडल कर पाओगे? तुम्हारे पास नोट्स ही नहीं है। तो नोट्स तुमको प्रॉपर बनाते जाना। पहला कंडीशन समझ में आ गया। दूसरा कंडीशन ये भी समझ में आ गया। तो वहाँ पे गलती क्या नहीं करना है, हमें एक कॉपी में सारा सब्जेक्ट को घुसेड़ नहीं देना है, बल्कि हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग कॉपी रखना है। क्लियर है? अब आते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया कहाँ से केमिस्ट्री का अलग कॉपी बनाना है। यहाँ पे तुम्हें ध्यान रखना है कि केमिस्ट्री का कितने कॉपी बनाना है। मेरे साथ पढ़ रहे हो तो मेरे साथ पढ़ने के लिए तुम्हारे पास जो केमिस्ट्री का कॉपी होना चाहिए वो कितना टाइप का होना चाहिए, ध्यान से समझो। सबसे पहला जो हमारे पास जो कॉपी रहने वाला है, कॉपी, वो नोट्स कॉपी सबसे पहले रहेगा। क्या रहेगा? नोट्स कॉपी। नोट्स कॉपी में क्या रहेगा? नोट्स कॉपी में वही सब चीज़ रहेगा जो मैं लेक्चर्स के दौरान करवाने वाला हूँ, चाहे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराते जाओ टॉपिक वाइज, या तो फिर मैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस करवा दे रहा हूँ। क्लियर है? तो जो भी चीज़ मैं पढ़ाने के दौरान करवाते जाऊँगा वो सारा चीज़ आपको नोट्स कॉपी में डालना है। पूरा जैसे मैं पढ़ाते जा रहा हूँ वैसा ही आपको करते जाना है। जितना क्वेश्चंस करवाते जा रहा हूँ वो सारे क्वेश्चंस को वहाँ पे लिखते जाना है। जहाँ पे ईयर लिखते चल रहा हूँ कि ये साल में आपका क्वेश्चन ये पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में, वो सारा कुछ मेंशन करते हुए चलना है। वो कहाँ पे होगा? नोट्स कॉपी, जो आपको आगे चल करके भी ये कॉपी ज़रूरत पड़ेगा। दूसरा जो आपको कॉपी बनाना है वो बनाना है PYQ का। क्या बनाना है? PYQ का। PYQ सर आप तो बोले कि यहाँ पे PYQ करवाएंगे तो फिर उसको अलग से करना, ये समझ में नहीं आया। समझो, सबसे पहले जब हम लोग लेक्चर्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो लेक्चर्स को पढ़ने के दौरान कोई टॉपिक को मैं शुरू किया, जैसे अभी हम तुम लोगों को सिलेबस लिखवाएंगे ना, जब चैप्टर शुरुआत करेंगे, जैसे हम लोग पहला चैप्टर से ही शुरुआत करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर्स में, ठीक है। तो वहाँ पे जैसे मान के चलो पहला चैप्टर सॉल्यूशन चैप्टर की शुरुआत की, तो वहाँ पे एक टॉपिक होता है मान के चलो मोलैरिटी। जब हम मोलैरिटी पढ़ाएंगे तो पहले समझाने के बाद उससे क्वेश्चन करवाएंगे, जो क्वेश्चंस बहुत सारे हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, तो वो सारा कुछ मैं बताऊंगा ही। तो वो टॉपिक वाइज होंगे। वो क्या होंगे? टॉपिक वाइज, जो तुम्हारा नोट्स में चले जाएंगे कि ये टॉपिक पढ़ रहे थे, इसमें कौन कौन सवाल पूछा है, इसमें और कौन कौन सवाल पूछने की ज़रूरत है,
जो एनसीईआरटी में दिया गया है वो सारा कुछ तो वहाँ पे कवर हो जाएगा। लेकिन जब हम लोग फाइनल जब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे, जब रिवीजन करेंगे लास्ट टाइम में, तो वहाँ पर हमें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को एक साथ देखने की ज़रूरत पड़ेगा। अब तुम नोट्स को कितना पलटोगे भाई, कितना पलटोगे? तुम्हारा नोट्स का मोटाई तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो उतना पेज को कितना पलटोगे? तो हर एक चीज़ को एक सिस्टमेटिक तरीके से तुम सजा कर रखोगे तभी तो सब कुछ कर पाओगे। तो ये तो तुम्हारा नोट्स कॉपी हो गया, जिसमें तुम पढ़ रहे हो उसमें तुम्हारा काम आएगा। बाद में तुम कैसे उसको हैंडल कर पाओगे? तो तुम्हें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर तुम बोर्ड एग्ज़ाम में बेहतरीन करना चाहते हो, तुम्हें PYQ को पूरा अच्छा से कवर करना पड़ेगा। तो मैं लेक्चर्स के दौरान तो करवाया ही हूँ, बाद में एक अलग सा सेशन भी होगा जिसमें से देखो, लेक्चर्स के दौरान तो पूरा टॉपिक वाइज चलेगा ना, कि ये टॉपिक पढ़ा रहे थे, यहाँ पर कौन सवाल पूछा है। लेकिन उस चैप्टर में तो बहुत सारे सवाल हैं, हर एक टॉपिक से सवाल है, तो वो हर एक चैप्टर में जितना भी सवाल पूछा गया है हर एक टॉपिक से, वो सारे एक साथ हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जैसे मान के चलो पहला चैप्टर है सॉल्यूशन, वहाँ पे 2006 से लेकर के 2026 तक जितने भी सवाल हैं, टोटल 20 साल का एग्ज़ाम का, वो 20 साल का पूरा क्वेश्चन उस चैप्टर का क्या क्या है, वो हर एक क्वेश्चन को हम लोग पूरा अटेम्प्ट करेंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, न्यूमेरिकल हो, हर एक क्वेश्चन को। तो वो सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको PYQ वाला कॉपी में बनाना है। आई बात समझ में? और ये PYQ वाला कॉपी में सिर्फ PYQ ही होना चाहिए। आई बात समझ में? ये तो नोट्स रहेगा जिसमें से जो हम लिखवाएंगे वो सारा कुछ लिखोगे। एक अलग से कॉपी होगा जिसमें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस रहेगा, सिर्फ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, जो एग्ज़ाम के टाइम पे आपका ज़्यादा मोटा नहीं रहेगा। वो जो होता है ना 25-30 रुपये वाला कॉपी, उसमें तुम्हारा आ जाएगा सारा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। तो बस उतना सा सिर्फ तुमको उलटना है। पहला चैप्टर का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, दूसरा चैप्टर का तुम्हारा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, इसी प्रकार से पूरा 10 चैप्टर का उसमें इंक्लूड रहेगा। तीसरा जो कॉपी बनाना है वो बनाना है शॉर्ट नोट का। किसको बनाना है? शॉर्ट नोट्स का। क्योंकि देखो भाई, इसमें तुम्हारा प्रीवियस ईयर्स भी क्वेश्चन है, तुम्हारा थ्योरी वगैरह भी है, तुम्हारा क्वेश्चंस वगैरह ही है, तो भाई वो बहुत मोटा हो जाएगा ना। तो चीज़ों को तुम रिवाइज कैसे करोगे, कॉन्सेप्ट को जल्दी से जल्दी तुम ख़त्म कैसे करोगे? तो जब हम लोग चैप्टर का ख़त्म कर देंगे, समाप्त कर देंगे, उसके बाद हमारे पास एक 1 शॉट वीडियोज़ आएगा। मैं बोला था ना लॉन्चिंग के समय कि 1 शॉट वीडियोस हमारा आएगा हर एक चैप्टर का, जिसमें हम लोग क्विक रिवीजन कर देंगे। 1 से 2 घंटा में वो चैप्टर ख़त्म कर देंगे। जो हम लोग 15 से 16 दिन में ख़त्म किए हुए रहेंगे ना, वो सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग 1 से 2 घंटा, ज़्यादा ज़्यादा 4 घंटा में हम लोग ख़त्म कर देंगे उसको रिवाइज़ करके। तो उसको कैसे शॉर्ट टर्म में, क्योंकि देखो जिसमें हम लोग फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे वहाँ पे तो पूरा डिटेल में पढ़ते हैं पूरा, लेकिन जब रिवीजन करने के समय हम लोग थोड़ा थोड़ा सा लिखेंगे और वहाँ से पूरा रिवीजन कर लेंगे। तो उस रिवीजन करने का तरीका हम तुम लोग को समझा देंगे कि देखो कम समय में कैसे रिवाइज करना है। तो वो जो शॉर्ट तरीका होता है ना, वो जो जिसको हम लोग शॉर्ट नोट्स बोलते हैं, तो उसी के लिए हम लोगों को एक अलग सा कॉपी बनाना है। और ये क्या बहुत मोटा रहेगा? नहीं, ये भी 25 से 30 रुपया, 25 से 30 रुपया वाला कॉपी में ख़त्म। प्रीवियस ईयर जैसे ख़त्म होगा वैसे ही शॉर्ट नोट्स भी ख़त्म हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? आई बात समझ में? हाँ सर क्लियर है। ठीक उसी प्रकार से एक और कॉपी होगा, और ये कॉपी क्या होगा? टेस्ट सीरीज का। ये क्या होगा? हम लोग को टेस्ट सीरीज का कॉपी होगा। जैसे कि हर एक चैप्टर का मैं टेस्ट सीरीज लेने वाला हूँ, हर एक चैप्टर का टेस्ट लूँगा, बहुत सारे टेस्ट आप लोग का होगा। ये जो 12 मंथ है ना, 12 मंथ में आप लोग कितना टेस्ट दे दोगे इसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे तो ऑब्जेक्टिव का तो आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि मैं वहाँ पे ऑप्शन वाला दे दूंगा, वहाँ पे सारा कुछ जब धीरे धीरे चैप्टर्स होने लगेगा तो आपको सब खुद आइडिया लग जाएगा। लेकिन जब हम लोग को बात आएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, ठीक है, तो वो सारे टेस्ट का जो सॉल्यूशन होगा, जैसे आप लोग पहले टेस्ट दोगे, बहुत सारी गलतियाँ होगी, बहुत सारे क्वेश्चन तुम नहीं भी अटेम्प्ट कर पाओगे, तो उसका मैं सॉल्यूशंस करवाऊँगा। उस जितना भी उस टेस्ट में जितना भी क्वेश्चंस रहेगा वो सारे क्वेश्चंस को मैं सॉल्यूशंस करवाऊंगा। तो वहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना, वो सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन तुम्हें इस टेस्ट सीरीज वाले कॉपी में तुम्हें सॉल्व करना है। ओके, तो अभी तुम्हें क्या ये चारों कॉपी लेने की ज़रूरत नहीं, अभी जो तुम्हें लेने की ज़रूरत है वो सिर्फ और सिर्फ नोट्स कॉपी लेने की ज़रूरत है। बाकी ये जो तीनों चीज़ें हैं
वो अब भी करने की ज़रूरत नहीं है। वो जब चैप्टर ख़त्म होने को रहेगा उस समय ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगा। मैं तुम लोग को बीच बीच में बोलता रहूँगा कि अब ये चीज़ बना लो, वो चीज़ बना लो, तब तुम लोग को लेना है, ठीक है। तो अचानक से अभी तुम्हें पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, नोट कॉपी लेना है। अब देखो नोट कॉपी भी अब जैसे तैसे मत बनाना। अब तुम लोग बच्चे नहीं हो, अब तुम 5 क्लास 6 क्लास 7 क्लास का बच्चे नहीं हो, अब तुम 12th क्लास में आ गए हो, समझ रहे हो, 12th क्लास में आ गए हो भाई, अब तुम सीनियर स्टूडेंट में आ गए हो। तो अब तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या भैया, तुम्हारा 12th में ही जीवन ख़त्म नहीं होने वाला है, 12th में ही तुम्हारा जीवन सेटल नहीं होने वाला है। तुम्हें आगे और फर्दर मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगा, जिसमें ये नोट्स बहुत ज़्यादा तुम्हारा हेल्पफुल होगा। तो क्या हम नोट्स जैसे तैसे कॉपी बना देंगे? नहीं। अब तुम्हें ध्यान में रखो, क्योंकि देखो भाई एक बार मेहनत कर रहे हो और ख़ास करके मेरे साथ तुम दम लगा दो पूरा और एक बार बेहतरीन तरीके से पढ़ लो, आगे जीवन तुम्हारा संवर जाएगा, ठीक है। तो कॉपी भी जैसे तैसे नहीं रखना। कॉपी ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। कहीं पर अगर तुम सिटी वगैरह में हो तो सिटी में तो तुम्हें मिल ही जाएगा, ठीक है। अब तो लगभग गांव घर में भी पहुंचने लग गया है, ठीक है। तो अरे 4-5 किलोमीटर के अंतराल में कहीं देखोगे तो तुम्हें एक ना एक कॉपी का वैसा भंडार मिल जाएगा, जहाँ पे तुम्हें एक रिंग वाला कॉपी मिल जाएगा। रिंग वाला कॉपी कैसा होता है मैं तुम्हें तुरंत दिखा देता हूँ ताकि तुम चीज़ों को समझ सको। 1 मिनट मैं तुम्हें सैंपल के साथ बताता हूँ, रुक जाओ। देखो कॉपी है सो ये तुम लोगों को लेने की ज़रूरत है। ऐसा करके जो ये रिंग वाला नहीं रहता है, ये रिंग वाला, ये वैसा कॉपी मत लेना जो हम लोगों को पूरा कोट वाला से ही पूरा रहता है। जैसा कि ये रहा, मान के चलो कॉपी, अभी तक हम लोग जनरली कौन कॉपी यूज करते थे, ऐसा ही रहता था जिसमें पीछे भी ऐसा रहता है। तो इसको क्या होता है ना कि बार बार तुम नोट्स करने के दौरान जब लिखते तो होता क्या है कि इधर वाला जो एरिया है ये फट जाता है, और इसी के कारण तुम्हारा क्या होता है आगे चल करके बहुत सारा समस्या आ जाता है। बहुत सारा प्रॉब्लम होने की वजह से तुम्हारा कॉपी भी ख़त्म हो जाता है, गंदा हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, फाड़ उड़ जाता है। तो वो सबसे बचने के लिए तुम्हें ये वाला कॉपी लेना है। अगर तुम्हारे पास सुविधा है तो बहुत सारे होंगे विद्यार्थी जो बहुत ही वैसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे उस तरह का सुविधाएं नहीं हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, वैसा जैसा कॉपी मिल रहा है वैसे लिख सकते हो। लेकिन मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, मैं सबको ये नहीं बोल रहा हूँ कि लेना ही है ऐसा कॉपी, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आगे लाइफ टाइम तक तुम चलाना चाहते हो तो ऐसी कॉपियों को तुम यूज करना सीखो, ठीक है। ज़्यादा महंगा मिलते नहीं है, 100 रुपये में मिल जाते हैं, ठीक है। 100 रुपये, 120 रुपये, 130 रुपये, इतना ही में मिल जाता है। 400 पेज वाला, 500 पेज वाला, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, एक 400 पेज वाला कॉपी ले लेना है, ठीक है। उतना ही तुम्हारा 12th बेड़ा पार हो जाएगा। तो तुम्हें ये स्पायरल वाला कॉपी ले लेना है, ठीक है। इसमें होता क्या है, सो देखो इसका फ़ायदा क्या होता है कि तुम्हें मान के चलो इधर वाला कॉपी में लिखना, पेज में लिखना है। जैसे वैसा वाला कॉपी में क्या होता है, वैसा वाला में तुम इधर वाला में लिखोगे, तुमको लिखने में अच्छा नहीं लगता है, और उसी की वजह से तुम्हारा फटने लग जाता है, क्योंकि तुम इस तरह से मोड़ने जाओगे तुम्हारा गया कॉपी काम से, ठीक है। तो इसी चलते हैं। और इसमें क्या होता है कि तुम ऐसा घुमा करके कर दो, इधर भी लिख रहे हो, इधर भी लिख दे रहे हो, तुमको लिखने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन वैसे में क्या होता है, वो कूट जो होता है उसका जो कवर होता है वो क्या हो जाता है, फटने जैसा हो जाता है, जो कि आगे चल करके तुम्हारा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। उस कॉपी को तुम बचा नहीं पाओगे आगे चल के, ठीक है। तो इसी चलते तुम क्या करोगे, या स्पायरल कॉपी लोगे, ठीक है, अगर संभव हो पा रहा है तो, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा से नोट्स रह पाता है। दूसरी बात ये कि तुम कोशिश करना ऐसा वाइट कॉपी लेने का, अगर संभव हो पा रहा है तो। अच्छा सर हम वाइट में क्यों लेंगे सर, हमको तो हिंदी में ही सारा चीज़ में लिखना है, हिंदी कॉपी में ही, तो मैं ये वाइट क्यों ले रहा हूँ। वाइट में इसलिए क्योंकि इसमें तुम नोट्स बनाओगे ना तो वो बहुत ही बेहतरीन होता है और बहुत ही सुंदर लगता है, क्योंकि इसमें कोई भी लाइनिंग नहीं होता। जैसे हमारा नोट्स देख लो, ये हमारा अपना बना हुआ है। अभी देखो ये सारा चीज़ अगर मैं हिंदी वाला में बनाने जाता ना, बहुत ही गंदा लगता, देखने में बहुत गंदा लगता। तुम्हारा राइटिंग बहुत ख़राब बैठे, कोई दिक्कत नहीं, तुम ऊपर से नीचे जाने लग जाओ, पूरा सीधा लाइन में नहीं लिख पाओ, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे आदत लग जाएगा, तुम अच्छा से हैंडल करने लग जाओगे, ठीक है। लेकिन ऐसे कॉपी में तुम लिखोगे ना तो जो भी चीज़ें तुम लिखोगे बहुत ही सुंदर लगेगा और बहुत ही पूरा फ्रेश देखने को लगेगा। और वही तुम हिंदी कॉपी में लिखोगे तो उतना फ्रेश देखने में नहीं लगता है, ठीक है। तो ऐसा तुम वाइट कॉपी में लिखने की कोशिश करो। अभी तक आदत नहीं हुआ होगा, लेकिन धीरे धीरे आदत डालो। हम लोग अब क्या करते हैं, जितना भी कॉपी हम लोग लेते हैं
हम लोग ये 12th के बाद ही हम लोग लिखना स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है। 12th तक हम लोग को भी ये सब आइडिया नहीं रहता था और ये सब कॉपी उतना मिलता भी नहीं था, ठीक है। लेकिन अब तो मार्केट में पूरा अच्छा से अवेलेबल है, ठीक है। तो ये सारे कॉपी में लिखोगे, खास करके वाइट कॉपी में, जैसे भी तुम्हारा राइटिंग है अच्छा लगेगा देखने में। एक बार ट्राई करके देखना, ठीक है। देख रहे हो पूरा फ्रेश तुम्हें नज़र आएगा जितना भी तुम्हें लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये फ़ायदा होता है। और इससे तुम जैसे तुमको लिखना है, तुम्हें बीच वाला में भी ऐसे करके करना है, बस घुमा दो, लिखना स्टार्ट कर दो। लेकिन वैसा कॉपी में ऐसा कर नहीं सकते हो। एक तरफा अच्छा लिखने में लगता है, एक तरफा अच्छा नहीं लगेगा, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है उसमें। तो ये ऐसा तुम कर सकते हो, आराम लगेगा, नोट्स भी बढ़िया बनता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, क्लियर यहाँ तक। तो इस तरह से तुम लोग फॉलो करोगे, कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा। ये ऐसे कॉपी में क्या होता है कि ये रिंग खुलता भी है आगे चल करके। जैसे 12th में बहुत सारा चीज़ तुमको ऐड ऑन करने की ज़रूरत पड़ा कभी बाद में, तो तुम रिंग को खोल करके वहाँ पर एक दो को पेज तुम घुसा भी सकते हो। जैसे पीछे तुम्हारा खाली है, पीछे वाला पेज को जहाँ पे तुम्हारी ज़रूरत है वहाँ पे तुम घुसा करके फिर उसको स्पायरल कर दो, घुमा घुमा करके उसको फिक्स कर दो, कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा और सारा कुछ तुम्हारा प्रॉपर वहाँ पे नोट्स रह जाएगा। तो ये सारी चीज़ उसमें हो सकता है, ठीक है। आगे आगे चल करके तुम्हें खुद उसका आइडिया लग जाएगा जब तुम लिखने उखने लग जाओगे। तो बेसिक जो चीज़ें हैं ये सारा चीज़, बस यही चीज़ फॉलो करना है। बाकी तुम्हें क्या करना है, जब टेस्ट सीरीज रखेगा, टेस्ट सीरीज को पूरा ईमानदारी पूर्वक तुम्हें क्या करना है, फॉलो करते हुए चलना है। बस इतना ही करना है, तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। लेक्चर्स देखने के दौरान तुम्हें पूरा कंसंट्रेशन के साथ देखना है, ठीक है। और जब भी देखोगे वो लगातार देखोगे, ऐसा नहीं कि 10 मिनट अभी देख लेते हैं, 20 मिनट बाद में देख लेंगे, फिर आधा घंटा बाद में देख लेंगे, ऐसा गलती मत करना। उससे बढ़िया तुम देखो ही नहीं मेरा लेक्चर्स, उससे बढ़िया मेरा लेक्चर्स को तुम देखो ही मत, ठीक है। जब भी देखो लगातार देख के ही ख़त्म करना। इसका मतलब अभी तुम माइंड सेट कर लियो कि हमको अभी लेक्चर देख के ख़त्म करना है, तो तुम देखना स्टार्ट करो। जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक इधर उधर भागने दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। तुम पूरा लगातार देखो, चाहे तुम 12 बजे रात देखो, 10 बजे रात देखो, सुबह देखो, दोपहर देखो, शाम में देखो, जब तुम्हें मन करता है तब देखो, लेकिन लगातार देखना। क्यों? क्योंकि तुम छोड़ छोड़ के करोगे तो मान के चलो मैं चीज़ें समझाया हूँ, वो चीज़ अभी तुम्हें समझ में आया, फिर कुछ समय बाद तुम उसको देखने जाओगे, पता चलेगा फिर भूल गया, फिर उसको अप्लाई ही नहीं कर पा रहे, फिर पता चलेगा फिर से तुम्हें देखना पड़ रहा है वो वीडियो को, तो तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। तो ऐसी गलतियाँ मत करना। जब भी देखो एक सांस में देखने की प्रयास करो, ठीक है। हाँ, रोक रोक के देख रहे हो, नोट्स कर रहे हो, फिर आगे देख रहे हो, फिर नोट्स कर रहे हो, ऐसे करते हुए चलो। लेकिन ऐसा नहीं कि तुम वीडियो को ही छोड़ करके चले गए, कहीं काम करने चले गए या फिर इधर उधर घूमने चले गए और पता चल रहा है फिर दोबारा फिर देखने की ज़रूरत पड़ रहा है। ऐसी गलतियाँ मत करना, ठीक है। बाकी चीज़ें मैं यहाँ पे क्या करूँ, बट मैं बस इतना ही अंत में बोलूँगा कि आज तक हमारे बच्चे कभी भी यहाँ पर पढ़ने के बाद निराश नहीं हुए हैं। हमारे विद्यार्थियों का कभी भी रिजल्ट्स ख़राब नहीं हुआ है, बल्कि बेहतरीन हुआ है। कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी आए हैं और बेहतरीन प्रदर्शन करके जा रहे हैं यहाँ पे। तो आप लोग इस बात से बिल्कुल भी डरना मत कि हमारा 11th ख़राब गया है तो हम 12th को कैसे हैंडल कर सकेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं पूरा चीज़ों को बेसिक से ही उठाऊँगा और मैं वहाँ तक पहुँचा करके ही दम रखूँगा। तो इसके लिए टेंशन मत लेना, ठीक है। ऐसा नहीं कि लोग बोल देते हैं ना कि ये सारी चीज़ 11th में पढ़ लेना था तो मैं नहीं पढ़ाऊँगा, ऐसा बात नहीं है। मैं पहले मुझे आइडिया है ना भाई, मैं तुमसे भी कमज़ोर विद्यार्थियों को पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो मुझे आइडिया है कि कौन सा बच्चा को क्या क्या प्रॉब्लम होता है, ठीक है। मैं कभी भी लेक्चर्स की शुरुआत करता हूँ तो मैं यही मान के चलता हूँ तुम्हें कुछ आता ही नहीं है, यही। और तुम पढ़ने के दौरान भी ऐसा फील करोगे कि सर तो ये कितना एक ही चीज़ को बार बार पढ़ा रहे हैं। मैं इसलिए ताकि कोई कमज़ोर बच्चा भी पढ़ रहा हो तो उससे भी दिमाग में घुस जाए, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना, बस आपको धैर्यपूर्वक सिर्फ धीरे 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 फॉलो करते हुए चलना है। बस तुम्हें दिमाग में ये बैठा लेना है कि अमित सर जैसे जैसे करवाते जा रहे हैं वैसे वैसे हमें फॉलो करते हुए चलना। आपको कोई भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। बाकी हम लोग सिलेबस की शुरुआत करेंगे कल से। आज हम लोग फ्लो चार्ट देख लिए, ठीक है, कैसे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, ओके। कल से हम लोग शुरुआत कर देंगे पहला चैप्टर केमिस्ट्री का, जो रहने वाला है सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशंस के अंदर सिलेबस क्या है, कौन कौन टॉपिक पढ़ने वाले हैं और कहाँ से शुरुआत करेंगे, वो सारी बातें हम लोग करने वाले हैं कल के लेक्चर्स में, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी विद्यार्थी ये समझ पाए होंगे कि हमें आगे की जर्नी को कैसे शुरुआत करना है, हमें आगे की तरफ कैसे मूव करना है, हमें क्या क्या चीज़ें गलतियाँ नहीं करनी है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो टाइम पे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना छोड़ देते हैं। जैसे मान के चलो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ और मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन कुछ कभी कभी तुम्हें होमवर्क भी दूंगा,
कभी कभी डायरेक्ट तुम्हें PDF वहाँ पे मिल जाएगा DPP के तौर पर, 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, तो मैं बोलूँगा उस चीज़ को सॉल्व करने। अब उसको तुम सॉल्व ही नहीं कर रहे हो, सोच रहे हो अरे अब मास्टर तो दे दिया फॉर्मेलिटी के लिए, मैं कभी ना कभी कर लूँगा ना। ऐसी गलती मत करना। अगर मैं कुछ काम दे रहा हूँ तो उसको ईमानदारी पूर्वक तुम्हें काम करना है, जिससे आगे चल कर तुमको प्रॉब्लम नहीं फेस होगा। ओके। बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जो लापरवाही बरत देते हैं, हाँ पढ़ते जा रहे, रिवीजन ही नहीं करते हैं। टाइम पे तुम्हें रिवीजन करते रहना है। कैसे रिवीजन करना है वो सारी बातें तो मैं जब पढ़ाऊँगा उस समय बताते चलूँगा, तो उतना प्रेशर लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। बट हाँ, कंसिस्टेंसी के साथ रहना है, हमेशा रेगुलर रहोगे, कहीं दिक्कत नहीं आएगा। अगर अपने में प्रॉब्लम तुम फेस करवाना स्टार्ट कर दिया कि बस पढ़ने की जगह कुछ और ही करने लग गए हो, आज जो तुम संकल्प लिए हो वही संकल्प को तुम भूल जाओगे, तुम्हें क्या करना है लाइफ में यही भूल जाओगे, तो फिर भैया मैं भी तुम्हें बचा नहीं सकूँगा फिर बाद में, ठीक है। लेकिन हाँ, तुम करने के लिए तैयार हो, तुम मेहनत करने के लिए तैयार हो। मुझे तेज बच्चा नहीं चाहिए, मुझे मेहनती बच्चा चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं ना जो मेहनत तो करना चाहते हैं बट समझ में नहीं आता है, वो अलग सी बात है, बट मेहनती बहुत होते हैं। हाँ, मुझे मेहनती वही इंसान चाहिए, मुझे कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं चाहिए। बस तुम मेहनत करने के लिए तैयार हो, मैं तुम्हें सिखाने के लिए तैयार हूँ। तुम मेहनत करने के लिए तैयार हो, मैं तुम्हें सिखाने के लिए तैयार हूँ। ओके। तुम कुछ नहीं जानते हो, मैं हर कुछ तुम्हें समझाऊँगा, हर कुछ तुम्हें सिखाऊँगा, बट तुम मेहनत करने के लिए सिर्फ तैयार रहना, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी लोग चीज़ों को समझ पाए होंगे, ये फील कर पाए होंगे कि हाँ सर अब हम लोग आगे की तरफ कैसे बढ़ेंगे। और तुम लोग जो घबरा रहे थे क्लास 12 की जर्नी को शुरुआत करने को लेकर के, अब तुम लोग इस चीज़ से घबराओगे नहीं, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, सेकेंड लेक्चर्स में संकल्प बैच का। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद जी।